उस टाइम पे एक लॉबी एक्टिवेट होती है कनाडा से। वहां हमने सुना पहली बार अमृतपाल सिंह संधू को। तो उनसे पूछा जाता था आपको लॉ से प्रॉब्लम है क्या? मुझे याद है अमृतपाल कैसी बातें करता था, कहता था पंजाब में लोगों को एक रियलाइजेशन नहीं है। ये उनकी बातें थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी of that they are not free from the Indian state. From Indian state. Free from Indian state. That's all the nonsense that used to be uttered there. आज अगर आप Infosys में 15 साल भी काम कर लें, शायद आप वो SUVs अफोर्ड ना कर पाए जो ये अर्थयास के पास है। किसान मोहलत मांग रहे हैं, उसके पिता ने वो कर्ज लिया था, पिता 2012 में गुजर गए थे और वो किसान अब कहता है मैं नहीं दे सकता, मुझे समय चाहिए, जो भी। बट बिकॉज ऑफ हिज शेयर हेल्पलेसनेस ही ड्रिंक्स अ पेस्टिसाइड एंड कमिट्स सुसाइड। अपने घर की छत पे जाता है, लोग देख रहे हैं, पेस्टिसाइड की बोतल लेता है, पेस्टिसाइड पीता है, अपनी जान लेता है। उसकी वो हालत देखकर उसकी माँ नीचे खड़ी है, वो पेस्टिसाइड पी लेती है। उसी वक्त दे बोथ आर फिनिश्ड। ये एक बहुत बड़ा केस हुआ था पंजाब में 2016 में। एंड आई कम बैक टू द वेरी फर्स्ट लाइन आई सेड ऑन योर पॉडकास्ट, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट वर्सेस द फार्मर्स, इट्स गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स, बट इन बिटवीन यू हैव वन लॉबी दैट वांट्स टू जस्ट cater to its own selfish interests. नमस्ते, आज हमारे साथ है तुषार गुप्ता। मैं इन्हें काफ़ी टाइम से ट्विटर पे फॉलो कर रहा था एंड रिसेंटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इन्हें पॉडकास्ट पे इनवाइट करने की। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, मैंने इन्हें इनवाइट किया बट इन्होंने मुझे फिर अपने घर इनवाइट कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स मेनली अराउंड दी वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ, फार्मर्स प्रोटेस्ट। पर ये जो है ना, ये सेकेंड वेव है प्रोटेस्ट की। तो एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई और ये जो सारी जड़ है प्रॉब्लम्स की वो क्या है, वो समझने का आज हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि जो 2020 में ये इनिशियली फार्म लॉस के अराउंड जो हुआ चीज़ें, तो इसके एक्चुअली में हमें कहाँ से समझना चाहिए, वेयर शुड वी एक्चुअली गो फर्स्ट? तो प्लीज़। जब हम ये सारे प्रोटेस्ट की बात करते हैं, हमें ना एक डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत परसेप्शंस हैं ऐसी जो मीडिया ने बनाई, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाई, कुछ आंदोलन जीवियों ने बनाई और कुछ बन गई समय के साथ साथ। एक इमोशनल परसेप्शन भी बनता है। पहली चीज तो इट्स नॉट गवर्नमेंट वर्सेस फार्मर्स, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। द गवर्नमेंट is doing whatever it can for the farmers. It's not against the farmers. कई बार क्या होता है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिबेट सुनते हो, रात के 9 बजे कहीं पर ये बात हो रही है, अरे ये सरकार किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने 100 करोड़ लाभार्थी बनाए हैं, तो उनको 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख किसानों से कोई तकलीफ थोड़ी होगी। तो जब हम इस पूरे विषय को समझने बैठे, when we try to understand the whole subject from the scratch, we need to understand it's not the government versus the farmers. That's very, very important. It's the government and the farmers working together towards a common problem. अब वो प्रॉब्लम क्या है उस पर हम आएंगे, बट पहले ही मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने मन से ये बात निकालें। अगर आप ऑडियंस हैं, क्या आपने एज्यूम कर लिया कि गवर्नमेंट एक सुपीरियर पोजीशन में है तो समहाउ इट्स अगेंस्ट द फार्मर्स? आप लाभार्थियों का प्रपोर्शन देखिए। मैं तो बहुत घूमा हूं पूरा देश एक किताब के रिसर्च के लिए। मैंने लद्दाख में जल जीवन मिशन देखा है, मैंने सिक्किम में वैक्सीन पहुंचती देखी है, एकदम हाइट्स नथुला तक, जहां गांव में शायद इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था एक जमाने में। मैंने जल जीवन मिशन लद्दाख में वहां देखा है जहां टेम्परेचर्स -35 होते हैं। तो सरकार की इंटेंट पे जो लोग सवाल उठाते हैं ना, कि कह देते हैं अरे सरकार इनकी बात नहीं सुनना चाहती। दिस गवर्नमेंट wants to do a lot for the farmers and it has done considerably well. तो ये एक डिस्क्लेमर सात्विक हमें लेके पूरी बात को शुरू करना चाहिए, और ऐसा परसेप्शन के बाद हम उस पर आएंगे, बट ये एक डिस्क्लेमर के साथ मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं। अब रही बात 2020 के लॉस की, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। पैंडेमिक स्टार्ट होता है। अब पैंडेमिक में जैसे एक रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का, इट वॉज वेरी एजाइल। एक प्लानिंग कमीशन माइंडसेट वाला रिस्पॉन्स नहीं था कि चलो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, इस पे सब काम कर लेते हैं। द फूड सिक्योरिटी वाज द फर्स्ट थिंग दे इंश्योर्ड।
then it was ensuring that the businesses had all the support that they wanted to have. उस बीच में ऑर्डिनेंस आती हैं 3 एग्रीकल्चरल रिलेटेड। अब हम टेक्निकली ना जाके, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एक मेटाफोरिकली उसको सम अप कर दूं, इट वाज एज गुड एज द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 बट फॉर एग्रीकल्चर। ओके, बेसिकली हम कह रहे हैं मैं अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को पूरा ओपन अप करना चाहता हूं। अब इसमें बुरा तो कुछ नहीं है, किसान क्यों ना प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करे। 90s और 2000s और 2010s का बूम पूरा प्राइवेट सेक्टर लेड है इंडिया में। जो आज हम एक लाइफस्टाइल देखते हैं अर्बन इंडिया में, जो अब सेकंड थर्ड टायर सिटीज में पहुंच रहा है, गांव गांव में पहुंच गया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द होल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाई शुड द फार्मर बी नॉट एक्वेंटेड विद द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग विद द प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर में ऐसी क्या बुराई है, उसको क्या ऐसा स्टीरियोटाइप किया गया? तो सरकार ने कहा आप करिए, प्राइवेट सेक्टर के साथ ट्रेड करिए, और ऑलरेडी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि देश में 2020 में पहली बार सरकार ने कहा कि आप जाइए प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करिए। सरकार ने यह कहा कि व्हाई नॉट हैव अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, कि अगर सात्विक है, उसकी कंपनी है, वो तमिलनाडु से भी खरीदता है, वो सिक्किम अरुणाचल से खरीदता है, वो गुजरात से खरीदता है, पंजाब हरियाणा से खरीदता है, ही इज गवर्न्ड बाय अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज। ओके, हम 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं, हम 1 नेशन 1 लॉ की भी बात करेंगे, हम 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करते हैं, हम 1 नेशन 1 यूनिफॉर्मिटी की भी बात करेंगे। अब इसने सरकार ने क्या गलत सोचा? क्या कांग्रेस के स्टेट्स में फार्मर्स प्राइवेट सेक्टर के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आज कांग्रेस हिमाचल में है, कर्नाटका में है, वहां ट्रेड नहीं होता? बिल्कुल होता है। कर्नाटका की कॉफी कहां जाती है? दुनिया भर में जाती है, प्राइवेट सेक्टर। शिमला का सेब कहां जाता है? दुनिया भर में जाता है, प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार का ये एक इंटेंट था कि चलिए एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हो, हमारे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो, जैसे पल्सेस है, पर मोर इंपॉर्टेंटली इट्स अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स नॉट जस्ट फॉर द बिजनेसेस। इफ तुषार इज अ फार्मर, तुषार लिव्स इन पंजाब, he can go to Haryana, he'll be governed by the same set of laws. वो उत्तर प्रदेश जाएगा, वही लॉ लागू रहेंगे, वो गुजरात जाएगा, वही लॉज रहेंगे, ताकि अगर तुषार दुनिया भर में घूमना चाहता है या देश भर में घूमना चाहता है, या उसकी छोटी सी कंपनी है, एफपीओ है, उसको ब्यूरोक्रेसी से या लॉ से कोई परेशानी ना हो। इतनी सी बात थी। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया, सबसे बड़ा जो मुद्दा बना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप क्यों लेकर आ रहे हैं, प्राइस एश्योरेंस क्यों लेकर आ रहे हैं, तो उस पर वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। ओके, पर जैसा आपने कहा कि पहले भी तो प्राइवेट सेक्टर से हो रही थी डीलिंग, तो मतलब ऐसा तो कहीं पे रूल नहीं था ना कि इनको सिर्फ एपीएमसीज में आके ही अपना प्रोड्यूस सेल करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में तो आई थिंक एपीएमसी है भी नहीं। द एपीएमसीज लॉस्ट रेलेवेंस इन द लास्ट 10 years। काफी स्टेट्स ने खुद ही हटा दिया था, एक डीरेगुलराइज कर दिया था कि आपकी फल सब्जियां बेची एपीएमसीज के बाहर। पंजाब इस चीज में एक एक्सेप्शन रहा कि पंजाब में जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्री ट्रेड है, वो चावल गेहूं जो रहता है वो एपीएमसी के थ्रू होता था, बट बाकी स्टेट्स में एपीएमसीज का इतना रेलेवेंस था ही नहीं। बट समहाउ पीपल थॉट कि अरे पूरे देश का एग्रीकल्चर एपीएमसी पे मूव करता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में क्या एक फाउंडेशन था, उस पर भी हम आएंगे, बट कुछ चीजें हमें वही एक डिस्क्लेमर की तरह लेकर चलनी चाहिए कि पहले तो सरकार फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं थी, दूसरा एपीएमसीज वर नॉट इंटेग्रल टू द एंटायर एग्री ट्रेड ऑफ इंडिया और विद इन इंडिया और इंटरस्टेट ट्रेड, दैट वाज नॉट द केस। तो ये पॉलिटिकल एंगल जो देखते हैं हम, स्पेशली पंजाब और हरियाणा और आई थिंक थोड़े से पार्ट्स ऑफ यूपी जो फर्स्ट इनिशियल प्रोटेस्ट थे उसमें, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि मुझे एक मालूम है कि टिपिंग पॉइंट था जो लोगों के नज़र में आया कि अचानक से अकाली दल ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया है। उन्होंने जो उनका एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री थी उससे रिज़ाइन कर लिया, और फिर देन कुछ ही दिनों में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लोड्स ऑफ ट्रैक्टर्स, बहुत सारे ट्रक्स या गाड़ियाँ जो इनके बड़े महंगे महंगे गाड़ियाँ हैं उस पर लेके आके कोई सिंगू बॉर्डर, कोई अलग अलग जो भी दिल्ली की तरफ जा रहे बॉर्डर, सबको ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या हुआ, क्या इधर? अब काफी लोगों को ये नहीं पता, जब ऑर्डिनेंसेस आ गई थी उसके बाद से ही द गवर्नमेंट वाज टॉकिंग टू द फार्म यूनियंस इन पंजाब, क्योंकि एक रेल रोको अभियान शुरू हो गया था पंजाब में। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं तब काफी चंडीगढ़ दिल्ली करता रहता था, शताब्दी का आवागमन थोड़ा रुक सा गया था। ओके, काफी डिसरप्शन आ गया था, और ये अगस्त सितंबर की बात है। ओके, द गवर्नमेंट स्टार्टेड देन 2020 वी आर टॉकिंग अबाउट, was talking to the farm unions. Tell us your concerns.
tell us what do you want. This government since 2020, now we are in 2024, has negotiated in good faith. Negotiated भी कहा, जब आप उनसे पूछ रहे, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम तो एक लॉ लेकर आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, आप बताइए हमें क्या चाहिए. इसको तो नेगोशिएशन भी नहीं कहूंगा. दिस वाज द गवर्नमेंट एक्चुअली शोइंग सम कंसर्न फॉर द फार्मर्स. तो वही बात आ जाती है, जो लोग कहते हैं किसानों की बात नहीं सुनते, अन्नदाता की बात नहीं सुनते. सरकार तो 2020 से पूछ रही है, आप बताइए. अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बात चलती रही. एंड दैट टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. एक पॉइंट ऐसा आ गया था सात्विक, द लॉजिस्टिक्स वर सफरिंग. गेहूं बांधने के लिए एक जूट का जो बोरी होता है, बैग होते हैं जूट बैग्स, वो नहीं पहुंच पा रहे थे किसानों के पास, क्योंकि रेल रोक दी आपने. डिसरप्शन तो है ही, किसी भी तरह का डिसरप्शन तो प्रॉब्लमैटिक होता ही है. अक्टूबर नवंबर में फिर ये लोग ट्रैक्टर लेके आना शुरू होते हैं सिंघू बॉर्डर की तरफ. अब क्या इनका उद्देश्य था, क्या इनकी डिमांड्स थी, सरकार ने सब सुनने की कोशिश करी. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो बहुत लोगों ने मिस करी उस टाइम पे, मीडिया में स्पेशली. 9 दिसंबर को किसान सरकार से मिले थे, 9 या 10 दिसंबर को, क्योंकि मुझे याद है मैंने 10 दिसंबर को स्वराज्य मैग में एक आर्टिकल लिखा था. उसमें सरकार ने किसानों की 3 मांगे मान ली थी. पहली, उन्होंने कहा था हम आपको एमएसपी पे रिटर्न एश्योरेंस दे देंगे. चाहे उन तीनों लॉस का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक. अच्छा, कोई लेना देना नहीं था. ओके. ना उनका एपीएमसी से कोई लेना देना था, बिल्कुल नहीं. फिर भी सरकार ने कहा हम आपको रिटर्न एश्योरेंस देने को तैयार है. नंबर 2, अगर एपीएमसी को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के ट्रेड आने से उनके रेवेन्यूज में फर्क पड़ेगा, वी आर ओके कि उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्टेट में ट्रेड करने आ रही हैं उन पे आप एक टैक्स लगाएं, ताकि एपीएमसी के रेवेन्यू से जो लॉसेस है वो कवर हो जाए. तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि लॉ में लिखा है मजिस्ट्रेट के पास आपके सॉल्यूशंस का हल नहीं है, यू आर फ्री टू अप्रोच द कोर्ट्स. 9 दिसंबर को सरकार ने तीनों बातें मान ली थी जो किसानों की पहली डिमांड्स थी. हिसाब से तो 9 दिसंबर को ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए था. 9 दिसंबर 2020 नहीं हुआ, क्योंकि ये रहा ही पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है. अब वेस्टर्न यूपी के किसान जुड़ जाते हैं, पूरा एक कास्ट एंगल बन जाता है. आंदोलन जीवी इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जोड़ लेते हैं, हरियाणा के किसान जुड़ जाते हैं, और इस सब में सब ये भूल जाते हैं कि जो पंजाब में एक एग्री इकोनॉमी है उसको जो सुधार चाहिए उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता. पूरा पॉलिटिकल एंगल, पूरा जो पॉलिसी को पॉलिटिक्स ने कंज्यूम किया उस वक्त. मुझे याद है मेरे उस आर्टिकल का टाइटल था विच एवर वे दिस प्रोटेस्ट एंड्स द लूजर विल बी द फार्मर ऑफ पंजाब. ओके. ये 10 दिसंबर 2020 को मेरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है स्वराज्य मैग में, और ये पहला आर्टिकल था जो मैंने इस विषय पे लिखा था. उसके बाद फिर बहुत इन डेप्थ कवरेज की मैंने. बट मेरा पॉइंट ये था कि पंजाब की एक थ्राइविंग एग्री इकोनॉमी रही है 60 साल से. 60 से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, एक थ्राइविंग एग्री इकोनॉमी रही. पंजाब को लोग ब्रेड बास्केट कहते हैं, ठीक है. अब उस थ्राइविंग इकोनॉमी में एवोल्यूशन भी तो जरूरी है. आप जिंदगी भर टाइपराइटर पे तो काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर पे आएंगे, सुपर कंप्यूटर पे जाएंगे. अगर आज से 30 साल पहले एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे, आज दूसरी लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं. अगर आप पहले मैनुअल गाड़ी चलाते थे, ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं. एवोल्यूशन तो इनएविटेबल है ना. तो किसानों के लिए क्यों नहीं? क्या किसानों का यह हक नहीं है उनको बेटर टेक्नोलॉजी मिले, उनको बेटर इनकम्स मिले, उनको बेटर मार्केट एक्सेस मिले, बेटर लॉजिस्टिक्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले? तो ये सारी बातें कहीं खो सी गई 2020 में ही, और पूरा प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो गया. अच्छा, जो आंदोलन जीवी हैं, जो एक सूडो प्रवक्ता भी हैं एक पार्टी के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो अपनी इलेक्टोरल मैथ्स लेके बैठ गए. अरे 2021 तो शुरू हो गया है, 22 में यूपी के इलेक्शन है, ये मैथ्स बैठेगा, वेस्टर्न यूपी में कितनी सीटें आएंगी. 2021 में ये गणित शुरू कर दिया उन्होंने. 2001 साल पहले किसानों के बारे में क्या, उनके लाभ के बारे में क्या, कोई बात नहीं हुई. पर मैं आपको बताता हूं आज सबसे डिस्टर्बिंग चीज जो हमने विटनेस करी ऑनलाइन. और ये हम एक तब लॉकडाउन था, मतलब काफी लोग घर से काम करते थे. लॉकडाउन तो तब तक खुल चुका था, पर बहुत लोग घर से काम कर रहे थे. डेल्टा वेव भी आई, बहुत दर्दनाक. एक ऐप थी क्लब हाउस. हाँ जी. इस ऐप को मैंने ज्वाइन किया था जनवरी 2021 में, जनवरी फरवरी 2021 के अराउंड. उस टाइम काफी क्रोध भी आ गया था लोगों में कि ट्रैक्टर रैली हुई थी दिल्ली में, उसका एक जो पूरा आउट 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन.
तो काफी लोग उस ऐप पर आते, बातचीत करते। कोविड के टाइम एक बहुत स्ट्रेस था। उस टाइम पे एक लॉबी एक्टिवेट होती है कनाडा से। वहां हमने सुना पहली बार अमृतपाल सिंह संधू को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी हर्ड हिम देयर, एंड दिस वॉज अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोग जो आज ट्विटर पे हैं, हम सब वहां होते थे, बिकॉज एक इनवाइट के थ्रू ऐप पर आप आ सकते थे, एंड वी ऑल यूज्ड टू साइन अप। जैसे एक ट्विटर स्पेसेस होता है वैसे ही रूम्स होते थे। अब तो वो ऐप बहुत बदल गई है, अपने लोग भी नहीं है। उस टाइम पर एक कनेडियन लॉबी वहां पर एक्टिव होनी शुरू होती है, तो हम भी इंगेज करते थे उनके साथ। हमारे लिए भी एक सेंटिमेंटल टॉपिक था, क्योंकि पॉलिटिक्स तो घुस ही गई थी। तो उनसे पूछा जाता था, आपको लॉज से प्रॉब्लम है क्या? तो पहले वो बोलते नहीं, ये एमएसपी, ये वो, बहुत बातें होती। पर धीरे धीरे वो बातें कहीं और जाने लगी। These people came up with a separatist agenda of sorts, which was very, very dangerous. अमृतपाल सिंह के मेरे को आज तक वो बयान मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं क्लब हाउस के। अच्छा, आपके साथ सेम वो रूम? हाँ, ये सब क्लब हाउस पे होते थे। ये लोग, आपको लग रहा है कोई ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ये दुबई में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई इनमें से इंडिया नहीं बैठा होता था। ये सब कनाडा बॉर्न कंफ्यूज देसीज जिनको कहते हैं ना, थर्ड जनरेशन कनेडियन बॉर्न, जो इंडियन रेजिडेंट्स भी नहीं है। ये वहां पर ऐसे एक रूम को मैनेज कर रहे हैं जैसे पता नहीं अगला फ्रेंच रेवोल्यूशन तो यही लाएंगे। हमें भारत सरकार गिरानी है, हमें आवाम तक मैसेज पहुंचाने, अजीब अजीब बातें। पहले लोग एंगेज करते थे कि चलो यार, एक डिबेट है, एक वार्तालाप है, लेट्स टॉक टू देम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर पर्सपेक्टिव इज। बाद में तो इनकी बातें कोई सर पैर ही नहीं था। मुझे याद है अमृतपाल कैसी बातें करता था, कहता था पंजाब में लोगों को एक रियलाइजेशन नहीं है। ये उनकी बातें थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी ऑफ दैट दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द इंडियन स्टेट। की 1947 में, मैं आपको पॉलिटिकल एंगल बता रहा हूं, इसकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कैसे होती थी कनाडा में बैठे। इंडियन स्टेट, फ्री फ्रॉम इंडियन स्टेट, दैट्स ऑल द नॉनसेंस दैट यूज्ड टू बी अटर्ड देयर। ओके, कि भाई हम तो इंडिया से फ्री नहीं हैं, हम इंडियन स्टेट से आजाद होना चाहते हैं, देखो हमारे लिए सोच नहीं रहे हैं, हम इनके साथ क्यों रहे, हमारे साथ गलत हुआ। आई वॉज लिसनिंग टू हिज रिकॉर्डिंग्स येस्टरडे, बिकॉज आपके साथ मैंने ये पॉडकास्ट करना था। तो उसमें एक वो बहुत फनी चीज बोलता है, कहता है पंजाब पुलिस में कितने लोग हैं, 10 लाख ही तो हैं, हम 1.5-2 करोड़ है, हम तो एकदम पंजाब को आजाद करा लेंगे। तो हम देखते ये बातें कहां जा रही हैं, बेतुकी बातें। और ये लोग लंदन बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इतनी टॉक्सिसिटी थी। एक देखो, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट एक चीज है, यू माइट अग्री और डिसएग्री विद व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, पर आप बैठ के बाहर देश से एक सेपरेटिस्ट एजेंडा चला रहे हो, एम्बेसीज के बाहर ये करना है, वो करना है। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट अनअवेयर ऑफ ऑल दिस, उनको पता था क्या चल रहा है। बट एक जो हौसला सा आ गया था ना वो ट्रैक्टर रैली के बाद, वो हम देख रहे थे कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। सेपरेट स्टेट की बात तो ऐसे करते थे जैसे दे सॉर्ट ऑफ आर बोर्न विद द राइट टू हैव इट, राइट। हमें रियलाइजेशन, मुझे बातें याद है, बहुत ही बेतुकी बातें होती थी। और एक पॉइंट के बाद लोगों ने फिर एंगेज करना भी छोड़ दिया कि तो पागल है, इनसे बात क्या करें। तो उन्होंने खालिस्तान जो है वर्ड वो ओपनली यूज किया। ओपनली, ओके, ओपनली ही सेड बिकॉज द इंडियन स्टेट इज नॉट डूइंग इनफ फॉर अस, व्हाई शुड वी बी विद देम। अभी ये सेकेंड वेव प्रोटेस्ट में भी तो एक आया था वीडियो, ट्विटर पे बहुत वायरल हुआ था, हम इनके साथ क्यों रहे, हमें अलग बना दो, हमें उनके साथ जोड़ दो। सेकेंड वाले पे तो हम आएंगे स्पेशली बिकॉज उसमें तो प्रॉपर पॉलिटिकल एंगल है, पर ये जो इनिशियल फेज है उसमें वो आउटराइट ये बात होने लगी थी। पर ये बहुत कम लोग थे। ये एक लॉबी जो थी 50-60 हर रोज वही लोग होते थे, कोई इनके नाम नहीं है, अनोनिमस हैं, कुछ जो आते थे अपने नाम और तस्वीर के साथ। Eventually those accounts were also withheld or they were banned altogether or they were reported by people who were listening to them, and these included people from Punjab. ओके, कि पंजाब, यार मैं तो चंडीगढ़ से हूं ना, मैं तो सुनता था, लोग कहते थे ठीक है गवर्नमेंट के साथ एक डिसएग्रीमेंट है, लॉज नहीं समझ आ रहे, ये क्या पागलों वाली बातें हो रही हैं। अगर आज एक स्टेट की पॉलिसी में एक डिसएग्रीमेंट आ रहा है, आप सेपरेट स्टेट तो नहीं बनाओगे ना। पर दिस वाज द मैनिपुलेशन दैट वाज बीइंग डन अगेंस्ट द गवर्नमेंट by a selected group of people, very small of people who represented no one, who were speaking on behalf of no one, who were accountable to no one. हाँ जी। बट ये अपने आप को चौधरी साहब बना रहे थे कि भाई हम यहां पर बॉस हैं, हम यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि प्रोटेस्ट कैसे चलेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 3 लॉज जिनका एमएसपी से भी कोई लेना देना नहीं,
और फिर जो ये कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट के टाइम पे जो मीडिया में, क्योंकि मैं मुंबई बैठा हूँ, दिल्ली में जो बैठे आई थिंक वो ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है इससे, तो वो बता सकते हैं और वो समझ सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस भी शायद वो एक डेप्थ पे होंगे क्योंकि वो डे टू डे फेस कर रहे थे। बट मुंबई में बैठने वाले तो न्यूज़ पे देख रहे थे, हमें हमेशा ये आता था कि अन्नदाता अन्नदाता, हम नहीं रहोगे तो खाओगे क्या। तो ये पहली बात तो लॉज में आप कह रहे हो एमएसपी नहीं है, और जो आज सेकंड प्रोटेस्ट का भी बेसिस वही है, और फिर ये अन्नदाता वाला चीज, एंड देन ये पंजाब और हरियाणा, ये जो फोकस है, मतलब ये जो सब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेटेड फैक्शंस है जो बिल्कुल पॉलिटिकली भी आइसोलेटेड थे, और आज ये देखिए पूरा आइसोलेट हो गए। जो लोग कहते हैं ना कई बार मीडिया में कि अब उस दिन एक 9 PM के न्यूज एंकर है, उन्होंने कहा दिस इज अ सिख प्रोटेस्ट, दिस इज नॉट अ फार्मर प्रोटेस्ट, एंड आई काउंटेड हिम ऑन ट्विटर। यू कैन नॉट रन नैरेटिव्स लाइक दिस, बिकॉज ये पहले नैरेटिव 2020 में चलाए गए, लोगों को मैनिपुलेट किया गया, फिर वही अमृतपाल ग्राउंड पे आता है और वो लिटमस टेस्ट तो देख ही लिया, 1% का सपोर्ट नहीं था उनके लिए पंजाब में। पीपल डिस्कार्डेड दैट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंसिकल आइडियोलॉजी, ही इज बिहाइंड बार्स, ठीक है, बट मैनिपुलेशन तो लोग ट्राई करते ही हैं। ये खालिस्तान का जो खालिस्तान के एलिमेंट्स है वो तो फिर भी है ना पंजाब में। नहीं, वो लोगों को एक परसेप्शन रहता है दैट देयर आर पीपल, ये बहुत कम लोग हैं। अगर आप सोच रहे हो कि देयर इज अ मूवमेंट, नो देयर इज नो मूवमेंट। तो ये कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट जो निकालते हैं येलो फ्लैग्स के साथ, ये इन पर हम आएंगे, ये एक अलग लॉबी है ऑल टुगेदर, एक इकोनॉमिक लॉबी है। पर मैं पहले पॉलिटिकल आपका क्वेश्चन एड्रेस करूं। अगर लोगों को ये लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्राउंड सपोर्ट फॉर एनी सच मूवमेंट, नो देयर इज नन। ओके, I in 2019 was touring the entire state of Punjab during the Lok Sabha elections. I can tell you this, the people there wanted a change, which sort of what also explains how Aam Aadmi Party won that state. It was a vote of disgust. It was a vote for change. Vote of disgust from the traditional parties, vote for change for this party. They wanted a change. They were seeing hope in the Prime Minister. आप गुरदासपुर की सीट जीत रहे हो एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेसमैन से। तब सुनील जाखर कांग्रेस में थे, आपने सनी देओल को वहां खड़ा किया क्योंकि विनोद खन्ना जी का देहांत हो चुका था तब तक, और बीच में बाइपोल्स भी हुए थे। आप वो सीट जीत रहे हैं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर उसी सीट में आता है। ओके, भाजपा वो सीट जीतती है। ओके, राइट। आपने, आपके शिरोमणि अकाली दल ने अपनी 2 सीटें जीती, आप 2 सीटें जीते। क्लियरली पीपल वर टेलिंग मी कि भाजपा और सीटों पे क्यों नहीं लड़ती। हमें मोदी जी का काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिख रहा है, करतारपुर कॉरिडोर पे उन्होंने जो काम किया हमें दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक टैंजिबल चीज है पंजाब में, यू कैन गो, यू कैन सी वंडरफुल रोड्स अंटिल वागा। पीपल वांटेड बीजेपी टू कंटेस्ट मोर, दिस वाज द सेंटिमेंट इन 2019। फिर ये लॉबीज एक्टिवेट होती हैं 2020 में, सारा वो एक सेंटिमेंट चला जाता है 2021 में। आम आदमी पार्टी कैपिटलाइजेस ऑन इट, 2022 में दे विन द इलेक्शंस। वो भी कुछ कर नहीं पाए, बट वील कम टू दैट अगेन लेटर। ओके, बट पॉलिटिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सात्विक, इस प्रोटेस्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, ऐसा एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि शायद ये सरकार पंजाब के किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। ये गलत था। ये परसेप्शन बनाई किसने? जो लोग कनाडा बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, जो पंजाब में नहीं बैठे। पंजाब के सिख हो या हिंदू हो, कोई भी हो, वो ऐसी बात नहीं सोचते। अगेन, आप सरकार के साथ डिसएग्री करिए, इस कमरे में 4 लोग हैं, चारों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होंगे एक पॉलिसी को लेकर, बट सेपरेटिस्ट स्टेट की बात कोई नहीं करता। हाँ जी, ये सारी लॉबीज वहां से चलती थी, घंटों घंटों बैठे रहते क्लब हाउस पे, घंटों घंटों ऐसे बात करते जैसे पता नहीं कहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हो। इनको हम, फिर लोगों ने क्या किया, जो एक ट्विटर पे जो लोग वहां पर भी एक्टिव थे, वो कहते थे चलो अपना ब्लूप्रिंट तो बताओ, तुम सेपरेट स्टेट की बात करते हो, तुम्हारा डिफेंस क्या है, तुम्हारी इकोनॉमी क्या होगी, तुम्हारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। बिकॉज लोगों को भी अब मजा आने लगा था कि पागल हैं, इनसे क्या मतलब रैशनल बात करें, क्या इनको लॉ समझाए, क्या इनको इकोनॉमी समझाए, चलो इनके ही आर्ग्यूमेंट से इनसे आर्ग्यू करें, तुम बताओ ये कैसे करोगे। एंड दे हैड नो आंसर्स। वो हम देख लेंगे, वो हम कर लेंगे, हवाई बातें, सुपरफिशियल स्टफ। Because all they wanted was to manipulate the sentiment on the ground, sitting abroad in Canada, London, or wherever. Did they manage to do that? Absolutely not. Amritpal went on the ground, gave all sorts of nonsensical interviews to the media. Did he win any support? No. Zero. तो जब लोग कहते हैं ना कि एक खालिस्तान वाली चीज आ रही है, बोलने को फ्रिंज एलिमेंट्स 2-4 लोग कैमरा पे कुछ भी बोलें, does that translate into any real movement on the ground? Absolutely not.
ये सरकार को भी पता है, ये लोगों को भी पता है। डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह, बट कीप सेपरेटिज्म, वायलेंस। आज तक मैं आपको बताता हूं, मैं बड़ा हो रहा था और काफी अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से सुनता था अबाउट पीपल हु हैव सफर्ड थ्रू दैट साइकिल ऑफ वायलेंस। दे डोंट वांट दैट अगेन, नो वन वांट्स दैट अगेन। वो 90s तक जो एक पूरा चलता रहा क्रैकडाउन, पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट। डू यू थिंक पीपल आर इन इट फॉर अनदर सॉर्ट ऑफ अराउंड फॉर ऑल दैट वायलेंस? मुझे लगता है किसी को करना भी है ये, मतलब सहने वाली बात तो कोई चाहता ही नहीं है, पर कोई करना भी नहीं चाहता अपने है। घर के बच्चों को आप देख रहे हो कि इस पूरी एक वायलेंस में दे आर सॉर्ट ऑफ कोलैटरल डैमेज और दे आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय इट, देयर लाइव्स आर बीइंग इम्पैक्टेड। कौन चाहता है ये? तो तभी ऐसे लोगों को इन्होंने मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करी, बड़े प्रोटेस्ट करे, एम्बेसीज के बाहर खड़े होते थे, ठीक है। जहां सरकार को अपना काम करना था सरकार ने किया, पर लोगों ने भी इनको नकारा है। पहले तो मैं पॉलिटिकल चीज ये 2020 की समझनी पड़ेगी। अब आते हैं एक लोकल पॉलिटी पे, उस पे भी हम आएंगे। आज जो सेकेंड वेव ऑफ प्रोटेस्ट है, क्या उसको पॉलिटिकल पार्टी, चलो पहले वेव की बात करते हैं। 2022 का इलेक्शन था, हाँ जी, एक एक्साइटमेंट थी, 5 स्टेट्स में इलेक्शन था, पंजाब में और यूपी में, गोवा में, उत्तराखंड में। अगर उस टाइम भाजपा हार जाती, दैट वुड हैव ओपनड अप सो मेनी डोर्स फॉर सो मेनी पार्टीज फॉर 2024। हाँ जी, पर लोगों को कोविड मैनेजमेंट दिखती थी, लोगों को इकोनॉमिक मैनेजमेंट दिखती थी। इकोनॉमिक लॉसेस सबके हुए, मेरे हुए, आपके हुए, हम अभी यही बात कर रहे थे। पर एक मैनेजमेंट तो होती है ना। थिंग्स कैन गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बट इफ यू कैन कीप देम फ्रॉम नॉट गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, दैट्स समटाइम्स अ विन। सच वर दोस टाइम्स। अभी हमें याद नहीं है 2024 में, बट 20-21 आसान साल नहीं थे। सरकार ने मैनेज किया, वैक्सीन पहुंचाई, बुजुर्गों तक से शुरू किया, बच्चे बच्चे तक पहुंचाई। लोगों को वो दिखा, 2022 में उसी चीज पे वोट पड़े, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा। उत्तराखंड और गोवा की बात ले लो, वहां तो कांग्रेस को जीतना चाहिए था, हाँ जी, ऐसी बातें होती थी। बीजेपी वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, बट बीजेपी डिड ट्रेमेंडसली वेल। हाँ जी, क्योंकि एक पूरा एक मशीनरी लग गई थी। उसमें मीडिया के भी कुछ लोग थे, उसमें ये क्लब हाउस की लॉबीज थी, उसमें ग्राउंड पे लोग थे, आंदोलन जीवी थे, कि वो 1.5 साल आप बीजेपी को कैसे डीरेल करें। मुझे याद है अमृतपाल बोलता था, ये ना दुनिया बदल रही है, एक ना ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आ रहा है, दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड अ स्टेट फॉर आवरसेल्व्स। मैं सर पकड़ के सुनता रहता था। पहले हमें लगता था मे बी दे नीड टू बी मेड टू अंडरस्टूड दैट थिंग्स आर नॉट दैट बैड, बट देन वी रियलाइज 2-3 months ऑफ लिसनिंग टू देम, दे वांट थिंग्स टू बी दैट बैड। दे वर नॉट एजेंट्स ऑफ people. They were agents of chaos. They were not standing up for the people of Punjab. They were standing up for their own agendas. They were not against one leader or one prime minister. They were against the entire Indian state, which includes people who are not from the BJP also. ये लोग ऐसे लोग थे. But thankfully 4 years later, the manipulation has failed. That politics has failed. तो 2022 की तो कहानी वहीं खत्म हो गई। आप देखिए 21 के बाद पर वो तो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा ना लॉस। गवर्नमेंट को लेने पड़े, एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कैंडिड अबाउट इट, दैट आई ब्रॉट दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, बट आई एम टेकिंग इट बैक फॉर द कंट्री। बट आप मुझे फिर बताइए, मैं अपने 10 दिसंबर 2020 के आर्टिकल पे आ जाता हूं, नुकसान किसका हुआ सात्विक? पंजाब के किसान का। अब हम वही बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट, कि एक्चुअली में है कौन? तो फार्मर्स है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या सात्विक, 10 साल में ना, अगर आप एक चीज समझें इस देश की पॉलिटिक्स को कवर करते करते, और मेरे को तो 8 साल जर्नलिज्म में हो गए, अब एनालिस्ट हूं कभी भी अगर इस सरकार के अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो ना, तो हमेशा याद रखिए, दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डीरेल अ ट्रेडिशनल लॉबी दैट इज नॉट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। जो लोगों के हित में काम ना कर रही हो, ऐसी लॉबी का जब अंत होने वाला होता है ना, तभी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। कश्मीर में क्या हो रहा था 2016, 17, 18 में? एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी थी, द गवर्नमेंट हैड अ हार्ड स्टैंस ऑन इट, प्रोटेस्ट होते थे। यूपी में डबल इंजन की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की जो एक पूरी हालत थी, खराब थी, वो सारी लॉबी खत्म होगी। बिहार में करप्शन की लॉबी थी, उस पर काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कितने पीस एग्रीमेंट्स हुए। अब देश भर में अगर ऐसे लॉबीज देखनी शुरू करें जो ठीक हुई हैं, और उनके अगेंस्ट जो एक रेजिस्टेंस आया है, वो भी ये रेजिस्टेंस भी वैसा ही था। और यहां पर जो लॉबी थी
वो थी पंजाब के मिडिलमैन की, ब्रोकर्स की, या जिनको आप अर्थियास भी कहते हो। अब आप मेरी बात सरलता से समझो। 3 लॉज आते हैं, उन पे एमएसपी की बात नहीं है, उस पे एपीएमसी की बात नहीं है। सरकार कह रही है आप किसान हो, आप एपीएमसी में राजी खुशी बेचिए, पर अगर आपकी चाहत है, अगर आपकी मर्जी है, आप किसी प्राइवेट ट्रेडर के पास जाके भी बेचिए। हम एक लॉ ला रहे हैं जिससे आप कहीं भी जाके बेचे देश भर में, आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको यह ना लगे कि पंजाब में एक कानून है, हरियाणा में एक कानून है, राजस्थान में एक कानून है। इसे किसान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मान लीजिए। भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कॉर्पोरेट्स की नहीं होती ना, एक एमएसएमई की भी तो होती है। एक किसान अगर वो खुद को रजिस्टर करे या एफपीओ हो, इट्स एन एमएसएमई ऑल्सो ऑफ सॉर्ट्स। अब ये कांग्रेस को तो बात समझ आएगी नहीं, उनको अडानी करना है, बट हम एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात कर रहे थे। सरकार कहती है आप जाइए, काम करिए, बेचिए, अगर आपकी मर्जी हो। पंजाब का किसान कहता है अरे हमारी एपीएमसीज खतरे में आ जाएंगी। क्यों ऐसा ये एक थॉट प्रोसेस कहां से है? तो यहां मैं आपको बात बताता हूं अर्थियास की। अब यहां पर ना डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तभी मैं बहुत रिसर्च लेकर अपनी बैठा हुआ हूं। पर अगर आप पंजाब की एग्रीकल्चर को समझें, 85% of the cultivated area is just wheat and paddy, 40% each। ठीक है, ये wheat और paddy water intensive crops हैं। ओके। बहुत पानी लगता है इनमें, 60 साल से उगाई जा रही है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो ऑब्वियसली एक इकोलॉजी पे भी इंपैक्ट हुआ है उसका। अगर पंजाब में 138 ग्राउंड वाटर लेवल ब्लॉक्स हैं जो जिनका एनालिसिस हुआ है, 65 of them are exploited by 100 to 199%। मतलब अगर उनसे 100 यूनिट्स पानी निकलना चाहिए, उनमें से 199 यूनिट तक पानी निकल रहा है। Their extraction is over exploited। 44 blocks are such where the extraction is 200 to 368% more than it should be। तो अगर कहीं 100 यूनिट पानी है, वहां एक्सट्रैक्शन 200 से 367 यूनिट तक हो रही है। केवल 28 या 30 ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर एक्सप्लॉयटेशन 100% से कम है। तो आपकी इकोलॉजी पे असर पड़ रहा है। तो सरकार कह रही है, और एक कांग्रेस की सरकार का इकोनॉमिक सर्वे था सात्विक 2019 की पंजाब में, स्टेट गवर्नमेंट का अपना भी एक इकोनॉमिक सर्वे आता है कि आप डाइवर्सिफाई करिए, आपकी इकोलॉजी वीट और पैडी कल्टीवेशन को नहीं और सस्टेन कर सकती। 85%। पर अगर ये होने लग जाए तो इसमें एक लॉबी का बहुत नुकसान है, जो है अर्थियास की, मिडिलमैन ब्रोकर। अर्थियास कौन है? अर्थियास वो हैं जो एक मंडी में बैठते हैं, एपीएमसी मंडी में बैठते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। किसान उस मंडी में आता है, अर्थिया से एक ट्रेड फैसिलिटेट करवाता है, और खरीदने वाला चाहे वो सरकार हो, प्राइवेट ट्रेडर हो, जो भी हो। तो अर्थिया एक ब्रोकर है। हाँ जी। एक ओवर ग्लोरिफाइड जॉब है ये ब्रोकरेज की। ठीक है, उनका एक कमीशन बनता है। पंजाब में एपीएमसीज का टोटल अगर आप कमीशन देखें, ये गवर्नमेंट का 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस था सरकार का, सेंटर का, कि कई स्टेट्स में जो एक कमीशन परसेंटेज होती है जो एमएसपी पे लग जाती है, व्हिच इज इवेंचुअली पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स, इट्स एक्सीडिंग 12% इन पंजाब फॉर बोथ व्हीट एंड पैडी। अच्छा, अर्थियास क्या करेंगे? अर्थिया कौन है? अब हमें उनका फंक्शन समझ आ गया। ये एक मिडिलमैन भी है, ये एक मनी लेंडर भी है, ओके। ये एक सर्विस सप्लायर भी है, ये एक फार्मर भी है। पंजाब में आज 20 से 40 हजार अर्थियाज हैं, और ये नंबर कॉन्फ्लिक्टेड इसलिए क्योंकि कईयों के पास एक से ज्यादा लाइसेंस है, सो यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट नंबर। तो ये क्या करते हैं? इनका काम है कि गेहूं और चावल तो बिकवा दिए, अपनी कमीशन ली, पैसा कमाया, चलिए ठीक है। उसमें वो पैकेजिंग देखते हैं, लॉजिस्टिक्स देखते हैं, किसान के साथ काम करते हैं। यहां तक कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। पर अर्थियास का एक और रोल भी है, क्योंकि हर एक अर्थिया के पास कम से कम 100 नहीं तो 300 किसान तो होते हैं अंडर हिज सुपरविजन। दे आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ मनी लेंडर्स, एंड दैट इज वेयर द ट्रबल इज। ओके। अगर आप पंजाब में फार्मर सुसाइड्स की रिपोर्ट उठाएं, मेजॉरिटी ऑफ द सुसाइड्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू सर्विस देयर डेट। द फार्मर्स आर अनएबल टू पे देयर डेट्स, अपना कर्जा नहीं चुका पा तो रहे। ये जो बार बार कर्जा माफ करते हैं, तो ये पंजाब में नहीं होता क्या? होता है। ये जो कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार कर्जा माफ करे जो बैंक से लिए।
अर्थिया से नहीं कह रहे हैं। और ये अर्थिया भी किसान को कर्ज देता है। जैसे आप मान लीजिए, अब किसान का एक अर्थिया के साथ एक रिलेशनशिप रहता है। हाँ जी। समझ रहे हैं आप? अब कभी घर में शादी हुई, मोटर बाइक लेनी है, कोई बीमार है, कोई खुशी का मौका है, दुख का मौका है, किसान अर्थिया के पास जाता है, पैसे दे दीजिए। अर्थिया जानता है किसान फसल उगा रहा है, इस साल बिकेगी भी, मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। अर्थिया उस किसान को पैसे दे देता है, पर जो ब्याज होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट्स आर्बिट्री एंड दैट्स वेरी वेरी हाई। आप एक बैंक के पास पर्सनल लोन लेने जाएंगे, कितना लगा देगा आपको? 12%, 15%, 18%। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरा है, 24%। हाँ जी। अर्थियास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से 50% कुछ भी हो सकता है, पर किसान मजबूर है, उसको लेना है तो वो लेगा। किसान को नॉर्मली बैंक से कितने में मिल जाएगा? 5 से 7%, 10%, क्योंकि वो गवर्नमेंट से भी थोड़ी सब्सिडी होती है। Of course, the government is ensuring ease of credit for the farmers, but क्योंकि अर्थिया से एक रिलेशनशिप होता है कि भाई इंस्टेंटली पैसा मिल जाएगा, पर वो उसको जो समझ नहीं आता वो है ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट चुकाता रहता है, चुकाता रहता है, चुकाता रहता है, प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा है। और इतना बुरा हाल है साथवी कि कई बार एक जनरेशन तक एक परिवार का अर्थिया बदलता नहीं है, क्योंकि आप डेट ट्रैप में हैं। Okay. Between 2000 and 2018, there have been over 9,000 farmer suicides in Punjab. A majority of them, rather more than 8,000 of them, are because of the debt-related issues. तो ये हम लोग मूवीज में देखते थे, वो जमींदार वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो अर्थियाज वही कर रहे हैं एक तरीके से कि कहने को वो कभी किसी को बकरी चाहिए होती तो, या अपने बकरी दे के वो लोन ले लेते थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये अर्थियास के बारे में कि एक स्लिप मैकेनिज्म चलता था। इसको अब क्या कहते हैं? स्लिप मैकेनिज्म। आप किसान हैं, आप मेरे पास अपनी फसल लेकर आए, मैं अर्थिया हूं, मैंने फसल बेची, ठीक है, पर मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने आपको स्लिप काट के दे दी, ये लो उस दुकान से जाके 4 साबुन, 2 टैल्कम पाउडर, 1 बाल्टी, 1 मग्गा, 4 किलो चीनी, 1 किलो गुड़ ले लो, जो भी। मैंने एक स्लिप पे लिख दिया, आप उस स्लिप पे ले गए, उस दुकानदार से आपको मिल गया, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, बार्टर में आपको एंगेज कर रहा हूं। ऐसा चलता था पंजाब में काम। और इसका सबूत पता है क्या है? 2021-22 में द प्राइम मिनिस्टर सेज इनफ ऑफ दिस, वी विल इंश्योर डीबीटीज फॉर एमएसपी टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ पंजाब। सबसे पहले प्रोटेस्ट पे कौन बैठते हैं? अर्थियास। क्योंकि अगर किसान के खाते में डायरेक्ट इनकम जाएगी, अर्थिया अपनी ब्रोकरेज कैसे काटेगा? जो आर्बिटरी है। अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है ना। उसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आर्बिटरी रखा हुआ है, तो जो वो उससे कर्जे के इंटरेस्ट ले रहा है आर्बिटरी है। कैसे लेगा? अगर देयर इज नो फॉर्मल पेपर वर्क है, आप बैंक से लोन लेंगे, आपको एक ईएमआई का रीपेमेंट शेड्यूल मिलेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां 2 लाख के कर्जे पर लोग 10-10, 20-20 साल तक कर्जा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा है। अच्छा, किसी साल फसल नहीं उग पाई, खराब हो गई, कमाई नहीं उतनी हुई, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट्स, इट कंपाउंड्स। दिस इज द डेट ट्रैप नो वन टॉक्स अबाउट। अच्छा, ये अर्थिया फार्मर भी है, मैंने कहा, दे आर लार्ज लैंड ओनर्स, दे आर इन द सर्विसेज इंडस्ट्री ऑल्सो, दे विल सेल पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स। तो किसान इन पे इनएविटेबली डिपेंडेंट है। ये दुकानें भी चलाते हैं, जो मैंने आपको स्लिप मैकेनिज्म कहा, जाओ उसकी दुकान से 4 किलो अनाज ले लो, वो अनाज भी उन्हीं का है, तो स्लिप पर वो कुछ भी लिख दें, किसान को तो वो इन्फ्लेटेड रेट पे मिल रहा है। Absolutely. So they have embedded themselves in every part of the agricultural food chain, trade chain. तो यही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये जो होर्डर्स के अगेंस्ट भी कुछ बातें कही थी, वो इससे ही रिलेटेड थी? नहीं, ये अलग था। इसमें ये था कि किसान को ज्यादा अपने ऊपर पावर मिले। The किसान becomes आत्मनिर्भर, to put it very simply. बिकॉज एक्चुअली तो होर्डर्स और ये सारे जो मिडिलमैन होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, वो कमा जाते हैं। बाकी फार्मर्स, चाहे वो कांदा 20 रुपए किलो हो कि 100 रुपए किलो हो, उनको मिलता तो उतना ही है। अब मैं आपको बताता हूं द इश्यूज बिटवीन फार्मर्स एंड अर्थियास, एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे। More than 53% of the farmers in a study, they said recovery of old loans was an issue. 53%. 46% said that the rate of interest was a problem. 39% said poor quality inputs, क्योंकि वो embed हो चुका है पूरी trade chain में.
26% said the malpractices in weighing of the produce also was a problem. हाँ 24% से मेजर प्राइस फॉर डोमेस्टिक आर्टिकल्स, वही आपको जो मैंने स्लिप मैकेनिज्म वाली बात बताई. 23% कहते हैं माल प्रैक्टिस इन प्राइसेस, 18% कहते हैं डिले इन पेमेंट्स, और 9% कहते हैं कि स्लिप मैकेनिज्म या किसी साल फसल कमाई तो उस पर जो पैसा देना पड़ता है वो. और अगर आप इन कमीशन एजेंट्स की बात करें, अर्थियास की बात करें, 48% ऑफ देम कम फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर, 22% have a grocery business, 17% have a pesticide business also, किसी का राइस शेलर है. तो ये हर जगह एम्बेडेड है, इनकी कोई बात नहीं करता. तो पैसा, ये जो आप देखते हैं महंगी गाड़ियां, पंजाबी सिंगर्स ने तो इन पे गाने तक बनाने शुरू कर दिए. हाँ एक फार्मिंग करके गाना बड़ा वायरल है, एक नाच जट्टा करके गाना बड़ा वायरल है, where they show that farmer wants to commit suicide because he's under so much debt and the singer urges him not to. सो आप जो कह रहे हैं कि ये जो अर्थियाज है, तो ये जो सिंगू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट हो रही थी 2020 में, तो ये भी अर्थियां ही थे क्या जो उधर थे? अब आप मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, ठीक है? आप सिंगू गए थे? नहीं, मैं तो मुंबई में था पूरे टाइम. इट वॉज अ मिनी सिटी. ओके. अ मिनी सिटी बिल्ट ऑन अ हाईवे. क्या वहां गर्मियों के लिए एसी थे, बिजली के लिए जनरेटर थे, पिज्जा के लिए बारबेक्यूज थे? ये देखा था. सब था. मसाज चेयर्स थी. भाई प्रोटेस्ट करके थक जाते हैं. बट ऑन अ सीरियस नोट, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? कहीं से तो आया ना. और मैं एक बात कहूं, हमारे इंडिया में ना एक प्रोटेस्ट की एक परसेप्शन है. अरे एक टेंट लगा होगा, पास के टेंट वाले से किराए पे स्टेज लिया होगा, 10 लोग वहां बैठे होंगे, झोला छाप जर्नलिस्ट कवर करने आएंगे. एक वो गांधीयन परसेप्शन है प्रोटेस्ट को लेकर. द सिंघू प्रोटेस्ट वॉज मर्चेंडाइज्ड. आई वॉज इन चंडीगढ़ बैक देन बिकॉज कोविड था तो घर पे था मैं. टी शर्ट्स, गाड़ियों पे स्टिकर, हुडीज, कैप्स, छापने का बनाने का पैसा तो लगता है, जनरेटर का पैसा लगता है, मसाज चेयर का पैसा लगता है. वहां जो आपने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है, हाउएवर टेम्पररी इट माइट बी, पैसा लगता है. अब एक किसान तो ये पैसा ला नहीं सकता. उस किसान को तो एमएसपी भी पूरी नहीं मिलती, वो भी उसको अर्थिया काट के दे रहा है. ब्याज में वो डूबा हुआ है, डेट वो अपना दे नहीं पा रहा है, कर्जा वो अपना पूरा कर नहीं पा रहा है, ब्याज में ही फंसा हुआ है. एपीएमसीज के ट्रेड पे वो डिपेंडेंट है. क्या वो ये सब इरेक्ट करेगा? क्योंकि हमें जितना एक परसेप्शन दिखाया जाता है कि किसान तो गरीब है, तो कोई एक गरीब लेबरर या किसान कभी भी अपने दिन का दिहाड़ी जो होता है वो छोड़े बिना कैसे, और वो भी एक दिन की 2 दिन की बात नहीं कर रहे, ये तो 1.5 साल 2 साल चला है. ये 9 PM जो एंकर्स, और मैं स्पेसिफिकली ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, वो एक टर्म चलाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. It is true that the majority of farmers in India, rather 86% of farmers in India are small and marginal. वो छोटे एक लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, पर ये पंजाब के लिए सही नहीं है. Okay. By virtue of share of area, 91% land holdings are large, medium और semi medium. अगर मैं नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स की बात करूं, पंजाब में 67% लार्ज, मीडियम, सेमी मीडियम. तो स्मॉल मार्जिनल की बात कहां से आ गई? कौन सा स्मॉल मार्जिनल किसान है जिसको मदद चाहिए? और जो किसान सच में स्मॉल एंड मार्जिनल है, उसको उसकी जो आवाज दबा रहा है, वो तो यही लोग हैं. तो ये जो आप कह रहे हैं कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स वाले जो फार्मर्स हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड सेमी मीडियम, ये अमीर हैं जो आपको दिख ही रहे कि इतने महंगी तो गाड़ियां कहां से आएंगी? तो आप एक बात बताइए, इन्फोसिस में या किसी भी बड़ी कंपनी में, चले कोई भी कंपनी हो, पर इन्फोसिस, क्योंकि इंजीनियर्स सबसे पहले वहां जाते हैं, मैं इंजीनियर था. आज अगर आप इन्फोसिस में 15 साल भी काम कर लें, शायद आप वो एसयूवीज अफोर्ड ना कर पाए जो ये अर्थियास के पास बिल्कुल है. नहीं. और ये प्रोटेस्ट में दिखेगी. कल ही एक वीडियो आता है सामने जहां पर उनसे एक जर्नलिस्ट पूछती हैं, एक प्रोटेस्टर से, अभी शंभू बॉर्डर के पास, अरे आप ट्रेन में जाइए आप दिल्ली. और वो कहता है, क्योंकि वो पंजाबी में बोलता है तो रफली ट्रांसलेट, कि हम ट्रेन से क्यों जाए, हमारे ट्रैक्टर है, हमारे एसी कमरे हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारी करोड़ों की जमीनें हैं, हम क्यों ट्रेन से जाएं? अब ये कहां का किसान है? इस किसान को नेशनल हाईवे भी डिसरप्ट करना. और ये कौन सा नेशनल हाईवे?
जो लोग नॉर्थ इंडिया के नहीं हैं शायद वो नहीं समझते, जिस हाईवे पर सिंघू प्रोटेस्ट था, शंभू बॉर्डर का प्रोटेस्ट हो रहा है, दैट इज वन नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स दिल्ली टू मेजर पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसलिए तो इतनी सारी जो फैक्ट्रियां बंद हुई है वो ये रीजन से हुई है। लॉजिस्टिक्स, कितना नुकसान हुआ। जीटी करनाल रोड, शायद जो लोग नहीं घूमे सड़क पे, मैं तो बहुत घूमा हूं, एक क्वांटम जो ट्रेड का हर घंटे मूव करता है, मैं हर दिन की भी बात नहीं कर रहा, हर घंटे। दिल्ली एक होलसेल मार्केट है, नॉर्थ में इतना रिटेल जाता है, यही तो सड़क है, यही तो एक प्रॉपर हाईवे है। इस हाईवे की खुद की कितनी बड़ी इकोनॉमी है इन द फॉर्म ऑफ ईटरीज, मॉल्स एंड व्हाट नॉट। उसको आप डिसरप्ट कर रहे हो, फिर कह रहे हो आप किसान हो। आप अच्छी गाड़ी में आए हो, आप कह रहे हो आप किसान हो। आपके पास अभी टीयर गैस मास्क से बचने के लिए मास्क हैं, टेनिस बॉल ले आए हो, आप ड्रोन्स को हम गिराएंगे, ये सब अभी चल रहा था। आपके पास टी शर्ट्स हैं, सब कुछ है आपके पास। आप जनता से बात करो, आपके हाथ में आपके आईफोन प्रो मैक्स दिखते हैं, फिर एक कौन सा किसान है। देखो, जो अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी है वो है, और सरकार 2020 में भी इनको डिरेल नहीं कर रही थी। वो एक जो एक्चुअल फार्मर है उसको ऑप्शन दे रही थी कि भैया तुम अगर एपीएमसी से परेशान हो या तुम्हें वहां अच्छा सौदा नहीं मिल रहा, गो ट्रेड विद समवन एल्स, वी आर गिविंग यू द सेफगार्ड्स। उन्होंने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, जो 2020 का, जिसका बहुत पॉलिटिकल बैकलैश हुआ था, उसमें लोगों ने परसेप्शन बना दिया सात्विक, अरे कॉरपोरेट तो किसान की जमीन लूट लेगी, उसको उसका दाम नहीं देगी। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी जो फिर किसी मीडिया वाले, किसी आंदोलन जीवी ने नहीं उठाई। मैं आपको बताता हूं दो चीजें। पहली, उसमें लिखा था कि अगर सात्विक और तुषार एक अग्रीमेंट करते हैं, और मैं किसान हूं, सात्विक कंपनी चलाता है, सात्विक ने कहा तुषार मैं तुम्हें अग्रीमेंट पूरा होने पर 100 रुपए दूंगा, ओके, पर अग्रीमेंट खत्म होने पर अगर मार्केट का दाम 120 रुपए है तो सात्विक मुझे एक प्रोपोर्शनल बोनस देता, जिससे मैं जो किसान हूं मेरा नुकसान ना होता। पर अगर मार्केट का दाम 100 की बजाय 80 रुपए हो गया होता तो फिर भी सात्विक को मुझे 100 रुपए देने पड़ते। तो अगर मार्केट बूम करती, किसान का फायदा होता, मार्केट क्रैश करती, किसान उस प्राइस क्रैश से बचा रहता। दूसरी बहुत जरूरी चीज, अगर तुषार की जमीन है और सात्विक कहता है रुक मैं यहां पर अपना एक वेयर हाउस बना देता हूं, अग्रीमेंट खत्म होने पर सात्विक को वो वेयर हाउस हटाना पड़ता। जिस तरीके से आपने मेरी जमीन मुझसे ली है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको उसे वैसे ही लौटानी पड़ती है। और किसी भी मायने में अग्रीमेंट जमीन के लिए नहीं किया जा सकता था, ये इस लॉ का पार्ट था। पर परसेप्शन क्या बनाया, किसान की जमीन चली जाएगी। और ये एमएसपी जो करते हैं, चलो आओ एमएसपी पे बात करें, क्योंकि ये होली ग्रेल है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, इसका ओरिजिन कहां है? ग्रीन रेवोल्यूशन में वी हैड अ फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। हाई यील्ड सीड्स आती हैं, सरकार कहती है आप उगाइए, हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। कोई गलत नहीं है, इंसेंटिवाइज किया गया। 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010, 2020 आज तक इंसेंटिवाइज हो रहा है। ठीक है, एमएसपी बढ़ती रही। पंजाब ने भी पैडी कल्टीवेशन बढ़ाई है। 60s में पैडी कल्टीवेशन सिग्निफिकेंट नहीं थी पंजाब में, आज बहुत सिग्निफिकेंट है, 45% एरिया है। और पहले कितनी थी? 5 से 10% 60s में। ओके, वीट हमेशा ट्रेडिशनली उगता रहा, पैडी वाज समथिंग दे स्टार्टेड। क्योंकि हमें तो वो वीट बोल ऑफ इंडिया या तो वीट ट्रेडिशनली रहा। हाँ, ठीक है। ये बड़ा सरप्राइजिंग था ये फार्मर प्रोटेस्ट में हाईलाइट हुआ, क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करता था कि क्या कल्टीवेट होता है। मेरे दिमाग में तो वीट का था, पर ये जब पैडी का आया और फिर वो जो सेम हम बात करेंगे शायद इकोलॉजिकल बातों पे, तो ये सारी चीजें जब तब मैं सरप्राइज हुआ कि ये लोग क्यों चावल उगा रहे हैं, क्योंकि वो तो लगता ही नहीं है नेचुरली उसके, क्योंकि एल्यूविल सॉइल है, वीट के लिए बहुत अच्छा है। हम ये सुनते हैं हमारे पूरे थ्रू आउट द ज्योग्राफी जो हमने पढ़ी है स्कूल में, ये paddy was a very surprise thing, and you are saying 45% of the land. Yeah, 45% of the land under cultivation is paddy right now in Punjab. 40% is wheat, 85% is wheat and paddy. अब चलिए बात करते हैं। What is incentivizing them to put 45% of the land? MSP. MSP का यही था। देखिए 60s, 70s, 80s में we had a food security concern, we overcame that. Okay. Thanks to our laborious farmers. इसमें कोई दौराहे नहीं है। किसान
जय जवान जय किसान का जो नारा है वो सही मायनों में जरूरी था उस समय के लिए। और एक्चुअली अन्नदाता जो, चलिए अन्नदाता पे मैं एक मिनट में आऊंगा, पर एमएसपी ने इस चीज को इंसेंटिवाइज किया, सरकार एमएसपी देती रही, ठीक है, पर आपको बाकी चीजें भी तो फैक्टर करनी होगी। अब आप लोग कहते हैं पंजाब में बहुत फसल उगती है, आपने वहां का फर्टिलाइजर यूजेज देखा है? इट्स मोर देन द नेशनल एवरेज। पेस्टिसाइड यूजेज के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एनपीके रेशो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। Okay. तो एन माने नाइट्रोजन, पी माने फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम, केमिकल सिंबल्स। इनका एक रेशो होता है 4:2:1। ये आइडियल रेशो है पेस्टिसाइड्स में। पंजाब में ये रेशो क्या है? 26:9:1। एक पॉइंट पे 58:26:1 था 90s में, अभी तो थोड़ा काफी बेहतर हो गया है। बाप रे। तो तभी तो इतना क्वालिटी में प्रॉब्लम है। यील्ड अच्छी है मान लिया, पर क्वालिटी कहां गई? आपकी इकोलॉजी, आपकी सॉइल फर्टिलिटी कहां गई? जो कैंसर ट्रेन चलती है, कहीं तो उसका ओरिजिन है ना। तो कैंसर का एक रीजन ये है। बिल्कुल, आपकी सॉइल करप्ट हो गई है। पर बात करते हैं एमएसपी की। हमें एक 2020 से ऐसा परसेप्शन बना के दिया गया कि भैया देश का किसान एमएसपी के बिना काम ही नहीं कर सकता। आप एक रफ गेस लीजिए कितने % किसान एमएसपी पर डिपेंडेंट है इंडिया में? आपको जो परसेप्शन दिया गया उसके बेसिस पे आप बताइए। परसेप्शन के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि 50-60% फार्मर्स। चलिए 5 से 6%, 5 to 6% फार्मर्स। वाह। तो अगर ये 5 to 6% ही है, तो इनका जो एमएसपी डिमांड है वो अगर दे देंगे तो बाकी सबको देना पड़ेगा, ये डर है गवर्नमेंट को, या फिर नहीं है तो दे के खत्म क्यों नहीं कर रहे? चलिए एक बात समझिए, आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना है इस पूरे देश में? 40 लाख करोड़। ये FY20 का नंबर दे रहा हूं, 40 लाख करोड़। ये सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपका दूध दही भी आता है, फल सब्जी आते हैं, कैश क्रॉप्स आती हैं, लाइफ स्टॉक आता है और फूड ग्रेन्स आते हैं। 40 लाख करोड़। अब अगर आप यूनिवर्सल एमएसपी की बात करें, जो कुछ लोग करने लग जाते हैं, आप 40 लाख करोड़ रुपया खर्च सकते हैं सालाना, जब आपका बजट एक्सपेंडिचर ही 45 से 47 लाख करोड़ हो। सोचिए, सेंटर कह रही है मेरा बजट है 45 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ की हम सिर्फ फसल खरीदेंगे। आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर, वेलफेयर एक्सपेंडिचर, इंफ्रा एक्सपेंडिचर कहां गया? अब जो एमएसपी क्रॉप्स हैं, जो 22 एमएसपी क्रॉप्स, अगर आप उनका मार्केट वैल्यू देखें FY20, 10 लाख करोड़। अब कोई सोचने वाला सोचेगा कि सरकार ने 10 लाख करोड़ की तो फसल खरीदी होगी कि भाई ये एमएसपी में आती है। गलत। एमएसपी ऑपरेशंस का साइज उसी साल सिर्फ 2.5 लाख करोड़ था। तो मतलब अगर पूरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में देखें तो 6% एमएसपी ऑपरेशंस का वैल्यू, अगर सिर्फ एमएसपी क्रॉप्स में देखें तो 25%। अब हम एमएसपी क्रॉप्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो मैं 4 साल से कई आर्टिकल्स, कई बार ट्वीट भी करता हूं। आपको लगेगा कि सारी क्रॉप्स प्रोक्योर हो रही है, नहीं होती। अगर हम मेन क्रॉप्स उठाएं, कॉटन, व्हीट एंड पैडी, अब सोचने वाला सोचेगा अरे यार किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं, इसकी तो प्रोक्योरमेंट 100% रही होगी। नहीं होती। नॉट मोर देन 35 to 40% ऑफ ऑल थ्री। ऑफ इफ द थ्री अगेंस्ट देयर मार्केट वैल्यू। अगर 100 रुपए का गेहूं उग रहा है देश में, प्रोक्योरमेंट 40 रुपए से ज्यादा की नहीं होती। बाकी प्राइवेट सेक्टर को भी तो जाएगा, आटा भी तो बनना है, आईटीसी जैसी कंपनी आटा भी तो बनाएंगी, वो भी तो किसान से खरीदेंगी। चावल प्राइवेट कंपनीज भी तो प्रोड्यूस करती हैं, वो भी तो पैडी खरीदेंगी। कॉटन भी तो बिकता है, खरीदने वाले तो खरीदेंगे। हमने ये कैसे मान लिया कि देश में प्राइवेट ट्रेडर्स एग्रीकल्चरल्स के साथ काम नहीं कर सकते? पर ये परसेप्शन हमें दिया गया। और क्यों दिया गया? अरे हमें एमएसपी चाहिए। इस एमएसपी से फायदा किसका? अर्थीयास का। इस एमएसपी में दबा कौन रहेगा? वो किसान, जिसको अभी भी अर्थीया के आसपास अपना एक पूरा इकोसिस्टम चलाना पड़ेगा। सो लेट मी स्टॉप यू देयर एंड अभी ये समझते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि एमएसपी जो है वो नॉर्मल जो वैल्यू होना चाहिए मार्केट में, उससे कितना कम है या ज्यादा है? पीछे एक बात चल रही थी कि ही किसान बोले हमें एक्सपोर्ट करने दिया जाए। सरकार हमें एक्सपोर्ट करने नहीं दे रही। करी पहले आप क्वालिटी पर आ जाइए उस पर। चलिए आप आन लेते। इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है गेहूं का दाम क्या है? 18 रुपए किलो। इंटरनेशनल मार्केट अकॉर्डिंग टू डॉलर्स 18 रुपए किलो। तो अगर आप कन्वर्टेड इनटू रुपीस।
₹18 किलो। अगर सात्विक अपना गेहूं बाहर बेचने जाएगा, ₹18 किलो इंटरनेशनल प्राइस है, बिकॉज कमोडिटीज के प्राइसेस सप्लाई और डिमांड पे काम करते हैं। A basic economic thing. Yeah. बेसिक इकोनॉमिक थिंग। किसान पंजाब का कहता है मैं तो उगाऊंगा, सरकार खरीदती रहे, उसको मिलता है ₹22 किलो। Okay. तो ऑलरेडी नेशनल लेवल इज मोर देन इंटरनेशनल लेवल। यस। और इसके बारे में सरकार भी बात कर चुकी है कि एक क्राइसिस बन सकता है कि आप इन्फ्लेट कर रहे हैं दामों को। हमने तो गवर्नमेंट आर्टिफिशियल, इतना दे क्यों रही है? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है प्रोक्योरमेंट का। एमएसपी बढ़ती है, इनपुट कॉस्ट की बात आ जाती एमएसपी ओनली हैज टू इंक्रीज, वो नीचे नहीं आ सकती? आप लेके जाइए नीचे। अगर एमएसपी तो हर साल बढ़ी, अगर आप 10 साल में भी देखें, द एमएसपी हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 70-80%, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इनपुट कॉस्ट है, बहुत चीजें हैं। बट आपकी जो एमएसपी है वो एक सप्लाई डिमांड को तो मिसमैच कर रही है। जो पंजाब का किसान पैडी और व्हीट उगा रहा है, ही इज नॉट केटरिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड, ही इज केटरिंग टू द ग्रीड ऑफ एमएसपी। इसलिए जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा 45% पैडी, तो उसकी एमएसपी सेट है विच इज मे बी मोर देन ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। फिर इसलिए गवर्नमेंट ने बात कर चुके हैं कि हम तो लेने वाले आपसे, तो जबरदस्ती उसको उगाया जा रहा है, जबकि उसकी डिमांड है या ना नहीं है। बिल्कुल सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, आपका सरप्लस सप्लाई है, सरकार कितना उठाए। अब आपको पता है आप सरप्लस सप्लाई ला रहे हैं, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है भैया यूनिवर्सल एमएसपी लाइए, लीगल लॉ लाइए। ये लीगैलिटी का जो एक डिमांड है कहां से स्टेम होता है, उनको पता है वो सरप्लस में उगा रहे हैं, पर सरकार की भी एक लिमिट है कितना प्रोक्योर करे। फिर भी हर साल सरकार अपने टारगेट्स एक्सीड करती है किसान हेतु, कि किसान का फायदा हो। तो टारगेट को भी एक्सीड किया जाता है प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, अभी हम 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये कब तक चल सकता है? हाँ। आपके प्रोड्यूस की क्वालिटी नहीं है। अच्छा, मेरा ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि उसमें एपीएमसीज में जो कमीशन एजेंट्स बैठे हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं। जो आज प्रोटेस्ट लेकर आ रखे हैं, जो तब भी प्रोटेस्ट लेकर आए थे, वो अपना फायदा देख रहे हैं। अभी पिछले रविवार इस बात को, आज से 1 रविवार पहले सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ की मीट में क्या कहा? सरकार ने सरल सी बात कही, आपको पानी की दिक्कत आ रही है, एक कॉस्ट होता है पानी को एक्सट्रैक्ट करने का ग्राउंड से, उसका दाम बढ़ रहा है, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ा है। आप मेज उगाइए, आप कॉटन उगाइए, आप पल्सेस उगाइए जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ 5 साल का अग्रीमेंट करेंगे, हम आपसे खरीदेंगे। तो जो आपका एक ट्रांजिशन है फ्रॉम व्हीट एंड पैडी विच आर वाटर इंटेंसिव टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, वील कुशन यू, हम आपको एक सपोर्ट देंगे कि 5 साल आपको पता है सरकार मुझसे खरीद रही है। और कॉटन, मेज, पल्सेस तो प्राइवेट प्लेयर को भी बेच सकते हैं, पर यहां भी प्रोटेस्ट। इट्स अ वेरी सेंसिबल रिक्वेस्ट। It's a sensible request because it helps the farmer diversify. It's a sensible request because it helps the ecology of Punjab. It's a sensible request because it cuts down our import bill for pulses. Absolutely. It's a sensible move because it connects the private players to the farmers of Punjab. It creates potential for agro-processing food industries in the state. 5 reason. रिजेक्ट क्यों हुआ? किसका नुकसान होता अगर चावल गेहूं से किसान छोटा हट जाता? अर्थिया का। पर अर्थिया जो आप बोल रहे हो वो तो पल्सेस, और उसमें भी क्योंकि गवर्नमेंट अगर एंकरेज कर रही है, सपोर्ट भी देगी, तो उधर भी वो कमा ही सकते हैं, राइट? पर वहां से वो कमा भी सकते हैं, पर वहां पर अगर किसान जो एक एंटरप्रेन्योरियल किसान है, वो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ भी देखेगा, वो आगे की टेक्नोलॉजीज की तरफ भी देखेगा। किसान लिबरेट नहीं होने दिया जा रहा पंजाब का, जो एक्चुअल किसान है। पर आप कह रहे हो कि यही तो जो अर्थिया है, यही तो किसान है ना ये पंजाब के। दे आर इनटू द फार्मिंग बिजनेस, दे आर नॉट नेसेसरली फार्मर्स, दे आर लार्ज लैंड ओनर्स। मैं आपको एक बहुत 2016 की घटना बताता हूं, ये एक किताब में मैंने पढ़ी थी पंजाब पर, और ये बहुत बड़ी खबर भी बनी थी उस टाइम। कुछ 100 लोग एक किसान के घर पहुंचते हैं, उससे जमीन उससे छीनने जाने, क्योंकि उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, तो उससे उसकी जमीन घर सब छीनने जाते हैं। किसान मोहलत मांग रहे हैं, उसके पिता ने वो कर्ज लिया था, पिता 2012 में गुजर गए थे, और वो किसान अब कहता है मैं नहीं दे सकता, मुझे समय चाहिए, जो भी। बट बिकॉज ऑफ हिज शेयर हेल्पलेसनेस ही ड्रिंक्स अ पेस्टिसाइड एंड कमिट्स सुसाइड। अपने घर की छत पे जाता है, लोग देख रहे हैं, पेस्टिसाइड की बोतल लेता है, पेस्टिसाइड पीता है, अपने आप को अपनी जान ले लेता है। उसकी वो हालत देखकर उसकी मां नीचे खड़ी है, वो पेस्टिसाइड पी लेती है,
उसी वक्त दे बोथ आर फिनिश्ड। ये एक बहुत बड़ा केस हुआ था पंजाब में 2016 में, जहां से बात उठी कि जो अर्थियाज हैं, ये जो एक लैंड ग्रैबिंग वाला पूरा वहां चलता है सिस्टम कि कर्ज नहीं दिया तो आपका लैंड ले लिया जाएगा। एक तो पहले आप एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, फिर आप लैंड भी छीनेंगे, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये ऐसा नहीं कि ग्राउंड की कुछ कहानियां हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है बुक्स में, स्टडीज में। ये कैसे रोका जाए? किसान का लिबरेट होना बहुत जरूरी है। आप कनेक्टेड डॉट्स। मोदी जी कहते हैं मैं एमएसपी डीबीटी करूंगा सीधा किसान के खाते में, तब अर्थिया को प्रॉब्लम क्यों है? सरकार कहती है आप डाइवर्सिफाई करिए, हम आपसे खरीदेंगे 5 साल के लिए, तब अर्थिया को प्रॉब्लम क्यों है? और हर सरकार आपने जो डीबीटी वाली बात कही उस पे इन्होंने कुछ पैंतरा निकाल लिया था इसको भी। वो तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक ऑप्शन लिया था कि पे नाउ का ऑप्शन रखें, जब अर्थिया पे नाउ पे क्लिक करे तभी पेमेंट बैंक अकाउंट में जाए। अर्थिया बोलेगा, अर्थिया बोलेगा, जबकि डायरेक्ट है ना। फिर भी उन्होंने वो एक मैकेनिज्म बना लिया था पंजाब में। पर सबसे बुरी चीज, अर्थिया ब्लैंक चेक्स लेने लगे थे फार्मर से, साइंड, कि आपका पेमेंट आएगा तब हम पहले चेक अपना पेमेंट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे। यहां कोई ये नहीं समझता जो ये लोग कहते हैं 9 PM न्यूज में ना कि राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए। इनकी डिमांड्स तो आप समझिए, कोशिश करिए, कनेक्ट करिए पूरी डॉट्स को, कि आप कह रहे हैं ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, ये 2020 में एक शहर बसा लेते हैं, ये सरकार को कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मत लाइए जिससे किसान का फायदा है, ये 2024 में आकर डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट खड़े हैं, ये इकोलॉजी की बात नहीं करते। कि है कौन? ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ये चीज कोई नहीं समझता। और एमएसपी की हमने बात करी, 5 से 6% किसान, वैल्यू में बात करी 6-6.25%। क्या देश में और किसान नहीं है? हिमाचल में किसान सेब उगा रहा है, संतरे उगा रहा है, वो किसान नहीं है। कश्मीर में ये आपका केसर उगाया जाता है, किसान नहीं है वहां। केसर तो बट फिर भी लग्जरी हो गई एक तरीके से, बिकते तो हर चीज है। हाँ जी। कल्टीवेट करने वाला तो पंजाब में आज मशरूम भी कर रहा है, सालाना 1 करोड़ रुपए कमा रहे, इतनी हिट न्यूज रिपोर्ट थी वो। जम्मू में लैवेंडर रेवोल्यूशन नहीं आया है क्या? यूपी का किसान नहीं है, गुजरात का किसान। मैं आपको एक और आप तो सिर्फ ये नॉर्मल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि बहुत डेटा लेके बैठा हूं, एक ही अन्नदाता वाला नैरेटिव बड़ा चलता है। आप अगर गेहूं और चावल हटा दें, पंजाब किसी भी लिस्ट में, प्रोडक्शन लिस्ट में टॉप 5 स्टेट्स में नहीं आता। आप अगर न्यूट्री सीरियल्स देखें, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी। बाजरा राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, एमपी। मेज कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तूर जो अभी सरकार ने कहा पंजाब के किसान को उगानी चाहिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, एमपी, गुजरात। मसूर जो किसान को कहा गया कि आप 5 साल का अग्रीमेंट करेंगे, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। ऑयल सीड्स राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। चलिए प्याज टमाटर की बात करते हैं। अनियंस महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। टमेटोज एमपी, एपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। कोकोनट्स, चलो कोकोनट्स एक ज्योग्राफिकल चीज है, मैं उसको नहीं गिनता। शुगर केन यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। ये लोग किसान नहीं है, ये लोग अन्नदाता नहीं है। क्या आपकी और मेरी थाली में गेहूं और चावल ही होता है, प्याज टमाटर नहीं होता? थाली में पल्सेस नहीं होते? फिर ये कहां से नैरेटिव आ गया? पल्सेस की बात करिए, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी। अगर मैं मसूर की बात करूं या मैं सनफ्लावर की बात करूं, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र। उड़ीसा का किसान नहीं है। लद्दाख में भी आज कल्टीवेशन शुरू हो गई, वहां का किसान नहीं है। तो ये नैरेटिव कहां से आया कि यही अन्नदाता है? मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब का किसान मेहनती नहीं है, बिल्कुल है, पर मैं देश के किसान को तो नहीं भूल सकता। तो ये मीडिया वाले, ये आंदोलन जीवी, ये ऑपोजिशन वाले ये क्यों भूलिए? और कांग्रेस क्या रणनीति देखिए, राजनीति देखिए। एक दिन इनके सीएम प्रोटेस्ट करते हैं, अरे भैया हमारा टैक्स का पैसा आप हमें नहीं दे रहे हैं। दूसरे दिन कहते हैं पंजाब के किसान को लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रहे एमएसपी पे। अब आप मेरी बात समझिए सात्विक, अगर 10 लाख करोड़ की एक एमएसपी गारंटी दे दी जाएगी, आप एक्सपेंडिचर कहां से लाएंगे? आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोक देंगे? इस साल हम 11 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर इंफ्रा पे लगाएंगे, हम हटा के एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे लगा दें, और वो भी वो वाले रेट्स पे जो इंटरनेशनल से ज्यादा महंगे है, तो उससे अच्छा तो इंपोर्ट और उस क्वालिटी के लिए जो क्वेश्चनेबल है। और एक और चीज, आज एक प्राइवेट सेक्टर के साथ ट्रेड चलता है, हम पूरी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फिनिश कर दें, नेशनलाइज कर दें,
क्योंकि एक राज्य के किसान ऐसा कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार उनको सपोर्ट ना करे, वो तो कर रही है। 2020 में भी बातचीत कर रही थी, 2024 में भी प्रस्ताव रख रही है कि आप डाइवर्सिफाई करिए, हम आपके साथ हैं। पर ये अर्थी आ जाते हैं बार बार, ये ब्रोकर, मिडिलमैन, ये जो खुद को एक रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, फैंसी एसयूवीज, ऑल द ब्रांड्स यू कैन थिंक ऑफ, ये चीज कोई क्यों नहीं पकड़ता, ये बहुत दुखद है। सो एक चीज मेरे को आप हेल्प करिए यहाँ पे कि एक एमएसपी समझो लेट्स से 100 रुपीज की मिल रही है ऑन एक्स ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूस, तो या कोई एक प्रोड्यूस है समझो, एक पल्स है जिसका या चलिए 100 रुपए किलो के लिए है, 1 किलो के लिए, चलो उसमें से ये एमएसपी है, इसमें से ये बिचौलिए या अर्थियाज हैं, ये कितना ले जाते हैं? द प्राइसिंग वेरीज 28 से 78, 28 to 78% anywhere. 28 to 78%. So that is the middleman commission. Wow. Anywhere. It's also arbitrary. देखिए, किसान से एक दाम पे खरीदी गई, मिडिलमैन ने खरीदी, फिर गांव का एक मिडिलमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट का एक मिडिलमैन होगा, मंडी का एक मिडिलमैन होगा, होलसेल में एक मिडिलमैन होगा, फिर आगे करते करते रिटेल में एक मिडिलमैन होगा। कॉस्ट तो कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है, खरीदने वाला खरीदता है, भाई मैंने तो 50 रुपए किलो देके खरीदा, किसान को कितना मिल रहा है? 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए। नुकसान किसका? किसान का। महंगाई किसके लिए? ग्राहक के लिए। फायदा किसका? जो बीच में लोग हैं। तो आज अगर ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें, जैसे हम ऑर्डर करते हैं अपने घरों में, बहुत तरह की एप्स हैं, वो जो कहते हैं फ्रॉम फार्म टू फोक, कि किसान की जमीन से आपकी थाली तक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक खुद को एक वो इंटरमीडिएट बना रही है, वो खुद है, उससे वो किसान को भी अच्छा दाम दे सकते हैं, क्वालिटी पर अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आपको भी अच्छा दाम दे सकते हैं, आपको क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। तो ये जो फार्म टू फोक का एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एनी अदर क्रॉप। एंड आई थिंक बहुत हद तक बहुत सारे किसान इस तरफ मूव हो रहे हैं, स्पेशली आपने जो एफपीओ की स्टार्टिंग में बात की थी, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इसके थ्रू हो रहा है। पर फिर ये वापस घूम फिर के बात आ जाती है कि ये जो पंजाब वाले जो रो रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि ये तो अर्थियाज है और ये एक्चुअल फार्मर्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो एक्चुअली लैंड ग्रैब कर ली है थ्रू जस्ट, जिनका जो इनका कर्जा नहीं दे पाते उनका तो लैंड लेते ही हैं, खुद के इनके पास लैंड्स होते ही और हैं, इनसे अभी भी ग्रो करवाते हैं, और फिर जो एमएसपी आती है उसमें से 28 to 78% वो खुद रख लेते हैं। देखिए, कमीशन मंडी पे होता है, इनके कमाने के तरीके क्या है? आपने मंडी पे कमीशन लिया, जो ट्रेड है उसमें आपने कमीशन लिया, दैट कैन बी 2.5% to 14% डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड वॉल्यूम, वैल्यू, व्हाटएवर। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमा रहे हैं, जो आप ब्याज देते हैं, आप पेस्टिसाइड्स वगैरह, सीड्स वगैरह बेच रहे हैं, आप सर्विसेज में बेडेड, आप वहां से कमा रहे हैं। ये कमीशन एजेंट सिर्फ कमीशन एजेंट्स नहीं होते, इनके एक से ज्यादा बिजनेसेस होते हैं। सो वैल्यू चेन इन्होंने कैप्चर कर ली, वैल्यू चेन, एग्री चेन पूरी कैप्चर हो गई, वही बात जरूरी आ जाती है। एंड एज यू सेड अबाउट द पेस्टिसाइड्स, नाउ पेस्टिसाइड्स भी एक लेवल तक, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी जो चीजें हैं ये भी सब्सिडाइज होती है गवर्नमेंट से, तो इनपुट कॉस्ट भी सब्सिडाइज्ड है और सेलिंग प्राइस भी आपने उधर सेट कर दी है। इतना होने के बाद में आपको मर्सिडीज खरीदने मिलती है, बीइंग अ फार्मर, अन्नदाता, और फिर भी आप आ जाते हो वापस। चलो मैं इनपुट कॉस्ट की बात करता हूं, क्योंकि अगेन 9 PM एंकर्स ये फ्रेज यूज करते हैं, एंड आई डोंट मीन ऑल 9 PM एंकर्स, some really make an effort to get to the nucleus of the subject, some do not। आप इनपुट कॉस्ट की बात करो, ठीक है, करते हैं, स्वामीनाथन कमीशन की बात करते हैं। हाँ जी, पर फिर आप पहले आप बता सकते हैं स्वामीनाथन कमीशन? स्वामीनाथन कमीशन वाज अ रिपोर्ट दैट केम आउट इन 2005। उन्होंने बहुत रिकमेंडेशंस दी, मेनली ऑन एमएसपी। एंड हु ये किसने बोला कि ये कमीशन बैठनी चाहिए? ये एक रीजन नहीं, ये काफी टाइम से एक डिस्कशन चल रही थी। ओके, सी एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन एवर सॉर्ट ऑफ अ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, बट ये 2005 की रिपोर्ट थी। अब मजेदार चीज ये, सब उसमें फट से बोल रहे हैं आज, अरे इनपुट कॉस्ट के बारे में बात की थी, आप इनपुट कॉस्ट दीजिए, उसमें फैमिली लेबर का कॉस्ट होता है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा का कॉस्ट होता है। मैं कहता हूं दीजिए, ठीक है, आपको इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, आप करिए, पर फिर आप सरकार की साइड का भी तो इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट करिए। पंजाब सरकार या कोई भी राज्य सरकार पानी, बिजली, चलो पंजाब सेंट्रिक बात करें, पानी और बिजली मुफ्त दे रही है किसानों को, ओके, उसको आप इनपुट कॉस्ट गिनिए सरकार की तरफ से। और बिजली बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। बिजली इज टेकिंग अवे 20% ऑफ पंजाब्स बजट एनुअली।
Okay. And that is when the government of Punjab is in a debt of rupees 3.4 lakh crore. Wow. Their budget is done on borrowings. Still, the farmers of Punjab are getting free electricity. Nevertheless, पानी बिजली हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी. आपको पता है पिछले फिस्कल में सेंटर ने 2.5 लाख करोड़ केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी पे खर्चा है. आप उसको भी डालिए इनपुट कॉस्ट एक में. सेकंड, 2.5 लाख करोड़ का तो एमएसपी बाई होता है, राइट? हाँ, तो उस मैग्नीट्यूड का और वही फर्टिलाइजर लेवल पे सब्सिडी फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी हो रहा है ऑल ओवर इंडिया. तो हाँ, बट जो भी है. हाँ, पर नहीं, लोग कहते हैं ना सरकार करना नहीं चाहती. और ये 5 गुना बड़ी है पिछले 6-7 सालों में फर्टिलाइजर सब्सिडी. मोदी गवर्नमेंट हैज ओनली टेकन दिस स्टेप. Modi government has taken this step. You look at the seed subsidy. The government has done so much कि quality of seeds जो किसान तक पहुंच रही है वो बेहतर हो. क्या वो इनपुट कॉस्ट नहीं है? फसल बीमा योजना, ये इन्होंने अपनी डिमांड में लिखा कि आप एक एग्रीकल्चरल लैंड को एक यूनिट डिक्लेयर करके उसकी इंश्योरेंस करें और इस पे प्रीमियम भी सरकार भरे. इनके चार्टर में था डिमांड्स की किसानों की. सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ एज प्रीमियम रिलीज किया है. क्लेम्स के नहीं, 1.5 लाख करोड़ एज क्लेम रिलीज किया है, जबकि प्रीमियम जो लिया गया 30,000 करोड़ का था. तो मतलब ₹1 प्रीमियम के लिए ₹5 1:5 worth of claims have been processed by this government under फसल बीमा योजना. मैं किसान मानधन स्कीम के बारे में बताता हूं. छोटा सा अमाउंट डालिए आप बैंक में, आपको 60 साल की उम्र के बाद एक पेंशन है. ये पेंशन की बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री की सरकार ने हर एक वो स्टेप लिया जो किसानों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और सिर्फ एक राज्य के नहीं, हर किसान के लिए. Okay. आपको पता है आज एफपीओस के लिए क्रेडिट इनेबलमेंट प्रोसेस है कि उनको एक फॉर्मल लोन मिल पाए. क्योंकि हमारे देश का किसान स्मॉल और मार्जिनल है, तो एफपीओस आर वेरी इकोनॉमिकल दैट वे, इकोनॉमी ऑफ स्केल. ठीक है, उनके लिए ईज ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन करा. तो आप ये देखिए, आप इनपुट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, आप सब बात कर रहे हैं, आंदोलन जी भी बात कर रहे हैं. चलिए लगाते हैं इनपुट कॉस्ट. फर्टिलाइजर सब्सिडी माइनस करने के लिए राजी होगा कोई? सीड सब्सिडी माइनस करने के लिए राजी होगा? इंश्योरेंस, पेंशन. पर इंश्योरेंस की आपने जो बात कही, वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही उसका प्रीमियम भी भरे. तो प्रीमियम भी गवर्नमेंट भर रही है और वो क्लेम उनके पास, क्लेम भी गवर्नमेंट प्रोसेस करे. हाउ इज इट फेयर? बट इंश्योरेंस तो वैसे वर्क, मतलब एक सेंसिबल चीज है. इंश्योरेंस ऐसे वर्क ही नहीं करता. लेट्स फाइंड एक और डिस्क्लेमर प्रीटी लेट इनटू द पॉडकास्ट. यहाँ रैशनैलिटी से हम बहुत आगे आ गए. ठीक है, नहीं, बट जिधर भी बची कुची हो सकती थी. अभी तो कह रहे WTO से बाहर निकली. आज सुबह की इनकी डिमांड क्या है? WTO से बाहर चलिए. Because WTO is against subsidies given to the farmers by the Indian government. Yet this government has taken a stance in the WTO that no, we are going to support our farmers and farmers across India. अगर कोई देखना चाहता है, भी राहुल गांधी मेघालय गए थे, वहां पर पाइनएप्पल्स की बात कर रहे थे. मैं अपने घर लेकर जाऊंगा ये वो. आपको पता है नॉर्थ ईस्ट से हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट का क्वांटम कितना बढ़ा है पिछले 10 साल में? वो किसान नहीं है. सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप वो देखिए पेनिट्रेशन, किसान नहीं है वहां. ये कहां से एक नैरेटिव बन गया कि ये सरकार इन किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, जबकि देश भर में हर किसान के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है. आप किसान समृद्धि स्कीम देखिए, हर साल 6,000 रुपए जाते हैं किसान के खाते में. ओके, 6,000 पर ईयर in 3 different installments, which again is very significant amount for a farmer when it comes to input costs. Okay. And the farmers have supported this. Okay. So the government has done everything. आप ऐसे दिखा रहे हैं, अरे सरकार तो कुछ कर नहीं रही, सरकार हमारी बात नहीं सुनी. आपकी ये शंभू बॉर्डर के पूरी घटना के बाद सरकार कह रही है आप आइए 5वीं बार हमारे साथ बैठिए. पिछले रविवार सरकार कह रही है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना. तो एट सम पॉइंट पीपल नीड टू आस्क कि ये जो एक इम्पास है, एक डेडलॉक बनाया जा रहा है, इसमें फायदा किसका है? और इसमें फायदा एक ही लॉबी का है, जो है कमीशन एजेंट लॉबी. सो लेट्स कम टू दैट सेकेंड वेव ऑफ प्रोटेस्ट जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ. क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट वाला जो प्रोटेस्ट था, 2020 वाला जो था, उसमें फिर भी लोगों का एक लेवल तक थोड़ा सा सेंटिमेंट जुड़ा, या लोगों ने थोड़ा सा उसके तरफ एक सिंपैथी भी दिखाई. बट सेकेंड वेव में पीपल आर फेड अप. मतलब रिसेंटली वो वैगनर कार में वो जो लेडी बच्ची थी एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ, ये जीटी करनाल हाईवे, क्योंकि मैं चंडीगढ़ दिल्ली बहुत करता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे. इसका डिसरप्ट होना मतलब आप
3 घंटे के रास्ते को 7-8 घंटे का बना रहे हो। अगर यहाँ से आपको चंडीगढ़ जाना हो जहां हम अभी बैठे हैं, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्होंने चूज किया पोजीशन। नहीं, आई थिंक वो सिंघू के टाइम वो चॉइस बनाई गई क्योंकि दिल्ली की बॉर्डर थी तो वही पड़ती है। बट सिंघू भी के टाइम पे भी मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजिक होगा क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करता होगा। अगर स्ट्रैटेजिकली सोचते तो पंजाब के लिए सोचते, पंजाब के भविष्य के लिए सोचते। पर आप एक चीज देखिए, आज वो 3 जैसे आपने कहा रैशनैलिटी, हाँ हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। 3 घंटे का रास्ता 8 घंटे का रास्ता बन गया। गुड़गांव से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को 10-10 घंटे लग रहे हैं। क्या हिमाचल में जो एक टूरिज्म बिजनेस होता है उसका नुकसान नहीं हो रहा? बट आई डोंट थिंक सो दे केयर। बट दे शुड if they want, and that is why people don't care for them anymore। लोग आज क्या करें, जिस लड़की की आपने बात करी उसके पीछे शायद गाड़ी भी वैंडलाइज की, ऐसा कुछ ट्विटर पे आ रहा था। of course we can't confirm it, but people also now see through it। पर कंसिस्टेंटली आ रहा है कि ये तो हम ओपनली बोल रहे हैं हम खालिस्तानी हैं, ये कुछ की नाइवेट फ्लैग लेके चल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट। हाँ, ये फिर से वही मैनिपुलेशन जो 2020 में हो रही थी। अभी जैसे इन्होंने कहा, और ये नंबर मैंने आपके लिए स्पेशली निकाला, इन्होंने कहा ये सरकार हमारे साथ कुछ, हमारे लिए कुछ सोचती नहीं है। ओके। एक वीडियो वायरल हुआ था 2 हफ्ते पहले, एक जेंटलमैन ही सेज ये हमारे बारे में नहीं सोच सकते तो हमें अलग कर दे, हमें अपना राज्य बनाने दे। बेवकूफी की बात है, पर अब कैमरा पे तो हर कोई खुद को शाहरुख खान समझने लगता है। पर आप ये देखिए, अगर मैं 21-22 के आपको नंबर दूं वीट के लिए, गेहूं के लिए, ऑल इंडिया प्रोडक्शन 100 मिलियन टन थी, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट 100 मिलियन टन। सरकार की प्रोक्योरमेंट थी 43 मिलियन टन। ठीक है, उसमें से आप पंजाब की प्रोक्योरमेंट बता सकते हैं? एक रफ गेस लीजिए पंजाब से कितना प्रोक्योर हो रहा होगा परसेंटेज वाइज, और यहां पर और स्टेट्स भी हैं। अभी जितना बात करके समझ में आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है 100% ही होगी। नहीं 100% ऐसा वो चाहेंगे, बट हाँ वेरी क्लोज। पंजाब में जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका 90% प्रोक्योर हो रहा था, और देश भर की जो प्रोक्योरमेंट थी उसमें पंजाब का शेयर 25% था। तो व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज ऑफ ऐसे दूसरे स्टेट? चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। अगर हम प्रोक्योरमेंट परसेंटेज देखें तो एज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कितना प्रोक्योर हो रहा है, यूपी के लिए 16% था, मध्य प्रदेश के लिए 57% था 57, पंजाब के लिए 89% हो जाता है, हरियाणा के लिए 80% हो जाता है, राजस्थान के लिए 24%, बिहार के लिए 7%, गुजरात के लिए 5%, महाराष्ट्र के लिए 1%। एक बिकॉज वो प्राइवेट ट्रेडर्स को खुशी खुशी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां के किसान बेच नहीं पा रहे। लेट्स नॉट फॉलो। ये जो हरियाणा में 80% आपने बताया और तो पंजाब में 89। हाँ, तो ये जो सेकेंड वेव ऑफ प्रोटेस्ट है इसमें हम लोग सिर्फ पंजाब के फार्मर्स को दिख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के किसानों का काम अच्छा चल रहा है। उनको ये जो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट एंगल से कि ये 80% ये लोग प्रोक्योर कर रहे हैं कि ये लोग प्राइवेट को देने लग गए। They see through the politics of it. They understand what the government is also doing. फर्स्ट वेव में तो जब तक पूरे फर्स्ट वेव में लॉस की बात हो गई थी ना। फर्स्ट वेव में इट वाज अबाउट सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एपीएमसीज। यहां पर समझने वालों को भी ये पता है, और पंजाब के भी कई किसानों को ये पता है कि एपीएमसीज पे हमला नहीं है, ये एमएसपी पर हमला नहीं है, ये कुछ अर्थियां हैं जो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। अब आप देखिए, अगर पंजाब में 14.82 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी 21-22 में वीट की, 13.2 मिलियन और 89% ऑफ इट वाज प्रोक्योर्ड। फॉर पैडी दिस परसेंटेज वाज 96%। 96% of the paddy grown in Punjab in 21-22 was procured. But was the same ratio for every other state? No, it was as high as 77% for Chhattisgarh, but it was 14% for West Bengal. तो अगर हम एमएसपी प्रोक्योरमेंट की बात करें, और ये नंबर इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि सरकार बाकी स्टेट से प्रोक्योर नहीं करती, वहां से भी करती है, बट बाकी स्टेट्स के किसान आज इतने एंटरप्रेन्योरियल हो गए हैं, वो बाकी प्राइवेट ट्रेडर्स को खुशी खुशी बेच रहे हैं। So this again gets me into the point. But the important takeaway, there is a disproportional procurement that happens happily from Punjab. So when someone from Punjab, be it an arthi or a farmer or an Andolanjeevi or a media person says, oh, this government is not procuring enough from Punjab, that is a white lie. Can I give you one more interesting number? I have it crunched for you somewhere. If I go back 11 years, and I look at the percentage for wheat and paddy,
It has always been in excess of 25% for wheat every year. Punjab's share in procurement compared to all India हमेशा 25% से ज्यादा रहा है. पैडी में तो it has exceeded 38% on an average. अब ये कोई कैसे क्लेम कर सकता है और कोई इसको कैसे क्वेश्चन नहीं कर रहा that the farmer of Punjab is not supported. Now let me come to the ecology of it because that's the final point. आप दे दीजिए एमएसपी, आप लीगल गारंटी दे दीजिए, आप सब दे दीजिए, आप इनपुट कॉस्ट बढ़ा दीजिए, सब्सिडीज बढ़ा दीजिए, आप A to Z सब दे दीजिए, पानी तो रिचार्ज नहीं हो सकता. आई गेव यू द वाटर नंबर्स, 138 odd blocks, 109 of them over exploited, from 100 to 368%. Where will you recharge the groundwater levels? मैं बार बार यही कहता हूं, आप किसी भी सिंगर को बिठा लो, सेलिब्रिटी को बिठा लो, आंदोलन जीवी को बिठा लो, ठीक है, किसी म्यूजिक पॉप सिंगर को बिठा लो अमेरिका से, आपका ग्राउंड वाटर तो वो रिचार्ज नहीं करेगी ना. आप ये अर्थिया अगले 5 साल चावल और गेहूं से कमा लेंगे, 10 साल कमा लेंगे, जब पानी नहीं बचेगा तब क्या होगा? और वही सरकार भी सोच रही है कि देयर इज अ लेजिटिमेट वाटर प्रॉब्लम. डाइवर्सिफाई. कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, कांग्रेस, नॉट इवन बीजेपी. उनके तो मैनिफेस्टो में तो फार्म लॉस जैसे चीजें भी थी. अरे आम आदमी पार्टी ने अपना इकोनॉमिक सर्वे निकाला पंजाब का, और क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में, उन्होंने वो एग्रीकल्चर का चैप्टर शायद कॉपी पेस्ट ही किया, ज्यादा चेंजेस भी नहीं किए. वो खुद डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं. तो फिर जब रविवार को पीयूष गोयल जी और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुंडा जी जाकर किसानों के आगे वही प्रस्ताव रखते हैं, 5 क्रॉप्स डाइवर्सिफाई, भगवंत मान अपोज क्यों करते हैं? कांग्रेस अपोज क्यों करती है? राजनीति नहीं तो और क्या है? If this protest is not about saving one agricultural lobby at the cost of all farmers, then what else it is? You support that change on paper, you oppose it in public. आप अपने सर्वे में लिखते हैं डाइवर्सिफाई करिए, आप ग्राउंड पर होने नहीं देते. ये झूठ नहीं तो क्या है? पर कोई इस पे सवाल नहीं पूछता. आप एमएसपी का नंबर लीजिए, जस्टिफाई नहीं होता. आप प्रोक्योरमेंट देखिए, डिस्प्रोपोर्शनल है. अगर आज इक्विटेबल प्रोक्योरमेंट होने लगे ना सात्विक, कि हर स्टेट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल में प्रोक्योरमेंट हो, जो बहुत इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं विद अ गुड इंटेंट. डू यू नो दैट द प्रोक्योरमेंट फ्रॉम पंजाब वुड डिक्रीज? पर कह रहे हैं ये तो लॉ बनाओ. अगर लॉ बनना ही है एमएसपी पे, मेरा सवाल है फिर प्रोपोर्शनल प्रोक्योरमेंट क्यों ना हो? तो ये सारी बात घूम फिर के एक तो राजनीति पे अटकती है. 2020 में हमने वो मैनिपुलेशन की बात करी जो एक लंदन कनाडा से होती थी ग्राउंड पे, 2022 के इलेक्शन के लिए होती थी, आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही. एक मैनिपुलेशन है पॉलिटिकल. बट सबसे दुखद चीज जो है, किसानों के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, पंजाब के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं. मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 10 दिसंबर 2020 को जो मैंने स्वराज्य मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, आज ऑलमोस्ट 4 साल बाद, 3-3.5 साल बाद, वो आर्टिकल आज भी उतना ही सही है कि ये प्रोटेस्ट चल ही जा रहा है, नुकसान पंजाब के किसान का हो रहा है. उसकी भरपाई कौन करेगा? पानी की भरपाई कौन करेगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई ये सवाल नहीं पूछता. Absolutely. And let's be very honest, the future of farming is mostly to do with the private sector. सरकार एमएसपी देती रहेगी. हमारा भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, आपके 80 करोड़ 60 करोड़ जो भी नंबर है मैं एज्यूम करता हूं आज से 10 साल बाद 60 करोड़ लोगों को ऐसा सपोर्ट चाहिए होगा. द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोक्योर. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज हेयर टू स्टे. The cooperatives, the agencies are here to stay. The procurement will happen. But why should that be a hindrance? वो रुकाव नहीं बनना चाहिए, वो एक रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहिए किसान को डाइवर्सिफाई करने से. क्या किसान वर्टिकल फार्मिंग के बारे में नहीं सोचना चाहता? बिल्कुल सोचना चाहता है. एफपीओज में किसान क्या अच्छी इक्विपमेंट नहीं यूज करना चाहता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना चाहता? बिल्कुल यूज करना चाहता है. क्लाइमेट चेंज एक रियल थ्रेट है या नहीं? आज 30 दिन की बारिश 3 दिन में हो रही है. क्या आपकी एपीएमसी आपको उससे रोक लेगी? एक आंदोलन जीवी थे, पंजाब के ही थे, तो 2022 में बारिशें हुई, जब नहीं 2023 में या 22 में जब बहुत बारिश पड़ी, पंजाब में काफी बाढ़ आई, तो वो एक फोटो ट्वीट करते हैं, कहते हैं सरकार स्टोरेज वेयर हाउसिंग के लिए कुछ करती क्यों नहीं है. एंड माइंड यू, एपीएमसी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन पंजाब, प्रॉब्ली द हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया, बिकॉज एपीएमसी हैज अ वेरी थ्राइविंग इकोसिस्टम देयर.
तो वही बात आ जाती है, आज प्राइवेट प्लेयर आए, आपकी वेयर हाउसिंग बढ़े, आपकी कोल्ड स्टोरेज बढ़े। मैं एक कंपनी से मिला था कुछ ही टाइम पहले नोएडा में, arya.ag करके है, उनका मेंशन मैंने अपनी बुक में भी किया है। और वो कहते हैं कि हम ना एक छोटे किसान के साथ कैसे काम करते हैं, हम उनको पैकेजिंग सॉल्यूशंस के साथ हेल्प करते हैं, वैक्यूम पैकेजिंग, कि उनका जो प्रोड्यूस है खराब ना हो, जितना भी छोटा हो। तो प्राइवेट कंपनीज तो खुद को एम्बेड कर ही रही हैं, पर ये पंजाब के किसान कहते हैं सरकार ये क्यों नहीं कर रही। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वेयर डू द फार्मर्स ऑफ पंजाब गो when they have to sell their produce? Which silos, which company owns them? Adani. And there's nothing wrong about it. If a big corporate can work with the farmers for the benefit of farmers, मैं चाहता हूं एट द एंड किसान का फायदा हो। किसान का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। भाई 16% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, 50% या 40-45% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। आप उनको आप जिंदगी भर जमीन पे तो नहीं रख सकते ना, आप उनको मार्केटिंग में लाएंगे, लॉजिस्टिक्स में लाएंगे, इंफ्रा में लाएंगे, टेक्नोलॉजी में लाएंगे। एग्री साइंसेस के आजकल कोर्सेज इतने पॉपुलर होने लगे हैं, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। कोई एक सिंपल सा सवाल ये नहीं करता कि ग्रीन रेवोल्यूशन 60 साल पहले था। दैट टाइम इज लॉन्ग गॉन। द agricultural economy of Punjab, for the sake of Punjab, for the sake of the people of Punjab, needs to evolve. No one talks about it. 9 बजे बैठ जाएंगे एंकर, पर राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए। That is a disservice. That is a big disservice that has been done by some people in the mainstream media for the last 3.5 years. They have failed to highlight क्या सरकार करना चाह रही है, they failed to highlight क्या जरूरतें हैं पंजाब की। मैं 2019 की आपको कहानी बताऊं, वहां के लोग कह रहे हैं हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज चाहिए। इफ द एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ पंजाब सॉर्ट्स ऑफ विटनेसेस अ रैपिड ग्रोथ, किसका फायदा है? पंजाब के लोगों का ही फायदा है ना। पर अभी पंजाब की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत हद तक खराब होती दिख रही है। सात्विक, ये शायद रिपोर्ट किसी ने मिस करी है या देखी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत सिंह मान wrote to the governor to request the center for a 5-year moratorium on debt payments. Okay. The state government is under severe debt. Now, आम आदमी पार्टी की उसमें गलती नहीं, वो 2022 में है। कोई लोग ऐसा भी कहेंगे कि देखिए उससे पहले भी सरकार थी। 2017 में जब अकाली दल की सरकार गई तब 2 लाख करोड़ था वो डेट। कांग्रेस के 5 साल में 1 लाख करोड़ बढ़ के 3 लाख करोड़ हुआ। आज आम आदमी पार्टी की सरकार को वहां 2 साल हो जाएंगे और 1 महीने में वो 3.5-4 लाख करोड़ हो चुका है। जब आपको पता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का डेट इतना बढ़ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 48% टू योर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि एक डिफाइंड अपर लिमिट इज 30%, व्हाई वुड यू नॉट एनकरेज प्राइवेट सेक्टर? आप कर क्या रहे हो? आपको राजनीति करनी है, करिए, पर आपको अपने स्टेट की इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। आप गवर्नर को लिख रहे हो भैया डेट मॉरेटोरियम चाहिए पेमेंट्स पे। 3.5-4 लाख करोड़ का आपका डेट है। अभी अगला बजट आएगा सारा बोरोइंग्स पे बेस्ड होगा। सरकार बनते ही सेंटर के पास पहुंच गए थे कि हमें 2 साल हर साल 50,000 करोड़ रुपया दिया जाए एज अ हेल्प। फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कुछ मेरे को कहीं तो कोई रैशनैलिटी दिखे। भगवंत मान बैठते हैं मीटिंग्स में जहां पीयूष गोयल जी और मुंडा जी होते हैं, हम बैठेंगे। आप किसानों को तो समझाइए कि भैया आपके भले की बात है। अर्थिया को समझाइए। मैं तब भी 2020 में लिखा था कि अर्थियास को अगर ये लगता है कि देयर रोल विल बी थ्रेटन्ड इफ द प्राइवेट प्लेयर्स सॉर्ट ऑफ स्टार्ट प्लेइंग अ मोर एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पंजाब, यू कैन ऑलवेज वर्क विद देम। आज अगर एक अर्थिया 200-300 किसानों के साथ काम करता है, ही विल बी ऑफ यूटिलिटी टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल ना, कि चलिए आप हमारे साथ काम करिए, आप हमसे भी इनकम लीजिए। एपीएमसी में तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। कोई ऐसे नहीं सोचता। आज आप बताओ सात्विक, क्या क्लियर है कि ये जो नए किसान आए हैं इनकी डिमांड्स क्या है? पहले आए कहते एमएसपी लीगल गारंटी लो, जब इनको समझाया गया भैया तो फिजिकली इंपॉसिबल है, लोगों ने वो नैरेटिव तोड़ दिया। फिर कहते मार्केट इंटरवेंशन चाहिए। योगेंद्र यादव का ट्वीट था, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द फ्री मार्केट्स व्हेन द प्राइसेस आर फॉलोइंग बिलो एमएसपी। Why should the government intervene? Why should the government intervene for selected number of crops? वो नैरेटिव गया बाहर। अब कह रहे हैं हमारा WTO से इंडिया को एग्जिट करना चाहिए ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया ऑलरेडी स्टैंडिंग स्ट्रांग।
We are a $10 trillion economy in the making. Are we going to allow our trade policies to be dictated by an agri lobby of a state that is so small? And a lobby that is not working for the benefit for the farmers of Punjab? No one is asking these questions. आप बता दीजिए, आपने पिछले 4 साल में कोई एक शो देखा हो? नीति आयोग की रिपोर्ट 2017 की है. ओके 2020 में पंजाब सरकार, जो कांग्रेस की तब सरकार थी, यहाँ भाजपा को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि फर्जी रिपोर्ट है, ये है, वो है. उनकी रिपोर्ट थी जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे और यूटिलिटी पे है. आपके ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है. किसी ने इस बारे में बात करी? नहीं. किसी ने डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी? नहीं. अर्थीयास का डेट ट्रैप के बारे में बात करी? नहीं. कहने वाले 9 बजे नैरेटिव चला देते, इज इट अबाउट सीख फार्मर्स? I don't want to take the name, but people know they are people with Rajya Sabha aspirations. Sikh farmers. अरे भाई तुम देखो तो सही वहां जाके हो क्या रहा, ग्राउंड पे तो जाओ. अच्छा, फिर यही लोग स्टबल बर्निंग के टाइम स्पेशल शोज कराएंगे. What is the center doing to curb stubble burning in Punjab? अभी वो कल या परसों एक वीडियो आई ना, जहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स के थ्रू उन्होंने बेल्स ऑफ कुछ चीज में मिर्ची के साथ उन्होंने धुआं जला दिया और जो पुलिस आई थी या सेना आई थी उनको परेशान किया. फिर वो जब रिकॉर्ड करे थे तो उनके भी तोड़ दिए सारी चीजें. No one is talking about the violence Delhi police had to suffer and Haryana police is suffering right now. ये मैं फिर वही बात कहता हूं, आपको सरकार नहीं पसंद, आप मीडिया में, आप ठीक है, आप आंदोलन जीवी हैं, ठीक है, आप ऑपोजिशन में, ठीक है, आप एक लॉबी के हिस्सेदार हैं, ठीक है, पर आप अपने राज्य की प्रगति के रास्ते में एक रुकावट कैसे बन सकते हैं? एंड जो ये 2 रिपोर्ट की बात कर रहे थे, एक स्वामीनाथन जिसमें आपने कहा कि इनपुट कॉस्ट वाली चीज, पर उन्होंने आजकल वो एमएसपी वाला चीज उठा लिया है. और आप कह रहे थे मुझे कि इनको तो फिर फुल इफेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट अपार्ट फ्रॉम एमएसपी आल्सो सेज unshackle farmers from the APMC clutches. पंजाब में ये लागू कर दें. It also says they should diversify. क्या ये किसान उस बात को बहुत इजीली अवेलेबल है, सामने सामने दिख रहा है. देखिए, सॉल्यूशन सिंपल सा है. आप सरकार के साथ नेगोशिएट करिए, आपको करना है. सरकार गुड फेथ में 4 साल से नेगोशिएट करिए, कोई और सरकार नहीं करती. आपको लगता है कांग्रेस सरकार करती? बिल्कुल नहीं. पंजाब में प्रोटेस्ट हुए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्हीं किसानों पर लाठी बरसाई थी. ठीक है, सोल्यूशन ये है, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा. लाइक एनी अदर बिजनेस. अगर आप कहें कि आईफोन के जमाने में मैं नोकिया 1100 पर काम करूंगा, व्हाट्सएप चलाऊंगा, फिर आप समाज से पीछे रह जाएंगे. और मेरा यही एक डर है, क्योंकि मैं उस राज्य से आता हूं, बड़ा होते उस राज्य की एक प्रगति प्रॉस्पेरिटी को देखा है और अब कम होते भी देखा है. बहुत पैसा तो कनाडा ही चला गया है, बहुत एक ब्रेन ड्रेन हुआ ही है. मेरा बस इतना डर है कि जब स्टेट का इतना डेट है और प्राइवेट सेक्टर को आने से रोका जा रहा है इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, द पॉलिटिशियंस विल डू व्हाट दे हैव टू. मेरा लोगों का जो नुकसान, किसानों का जो नुकसान, स्टेट के प्रोस्पेक्ट्स का नुकसान, इकोलॉजी का नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? ना आंदोलन जीवी, ना सेलिब्रिटी, ना मीडिया वाले. मैं बार बार यही कह रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं everyone should not discard what the government is saying or trying to do. Remove this filter, and I come back to the very first line I said on your podcast. This is not the government versus the farmers, it's government for the farmers, but in between you have one lobby that wants to just cater to its own selfish interests. बेसिकली उनको कंफर्ट जोन से निकलना और अपने हाई प्रॉफिट्स को सेव करना है बस. बट दूसरा एक जो मैं लास्ट में एंड करना चाहता हूँ ये कन्वर्सेशन को, वो है सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी बैठी थी 2020 में, और वो इमीडिएटली ओपन भी नहीं करने दिया. जब लॉज वापस लिए गए तब उसको ओपन किया गया है. उसमें ये मालूम पड़ता है कि 86% प्लस फार्मर्स, राइट, और क्लोज टू 90% farmers. I think that number is wrong. I think that's not 86%, that would be 95%. अच्छा, बट ठीक है, लेट्स गो बाय द ऑफिशियल नंबर्स. या मेरे को एक्चुअली टॉप ऑफ द हेड से 86 ही ऑफिशियली. हाँ, सो 86% फार्मर एसोसिएशंस वो फार्म लॉस को सपोर्ट करते थे. बिल्कुल, ये फाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की. बिल्कुल. मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से उस टाइम पर एक गलती हुई, एंड आई से दिस विद ऑल द रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट.
maybe they should not have halted the implementation of the laws. Because if they had made a very basic research of sorts, पूरे देश में तो प्राइवेट सेक्टर के साथ ट्रेड वैसे ही चल रहा था, हर स्टेट का अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ तो था ही, ऐसा तो था नहीं कि 2020 में ही शुरू हुआ था या 2022 में ही शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कोर्ट ने उस टाइम पे शायद परसेप्शन, उस टाइम इमोशंस ऐसे थे या परसेप्शन ऐसा था, जो भी था, उस टाइम उनको वो हॉल्ट नहीं करना चाहिए था, बट कर दिया। उसके बाद उनको अपनी फाइंडिंग्स मिली, वो किसानों से भी मिले, किसानों से उनसे मिलने से मना कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, ये किसान अपनी डिमांड्स क्लियरली नहीं बताते, ये हर रोज एक नई डिमांड लाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं करते, ये ऑपोजिशन जो अपने सर्वेज और रिपोर्ट्स में लिखता है उसके साथ खड़े नहीं होते, ये भाजपा के ऑफर्स को रिजेक्ट करते हैं। ये कौन है? और उसके अलावा कुछ लोग जो बाहर बैठ के इस प्रोटेस्ट को मैनिपुलेट करते थे। ऑफ कोर्स द स्टेट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम एज इट हैज, स्टेट हैज टू डू व्हाट द स्टेट डज। और नेगोशिएट भी नहीं करते, उनकी जो डिमांड्स है वो एब्सोल्युटली मान लिया जाए। मैं आपको एक बात कहूं, ये भाजपा सरकार है जिन्होंने इतने लंबे समय तक किसानों से बैठकर बात की है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार बात करती, हाँ जी, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी सरकार बात करती। अरे आम आदमी पार्टी सरकार की सुनिए, भगवंत मान 2021 पंजाब सरकार एमएसपी ते लॉ क्यों नहीं लियांदी? 2021 एक साल पहले सरकार आने में आपकी सरकार है, पर वो भी कहां से देंगे एमएसपी? जब आपका पूरा बजट बोरोइंग्स पर है, आप भी कहां से एमएसपी पे लॉ बना दोगे भाई? एब्सोल्युटली। किसान देश भर में है, कल्टीवेशन इज कंट्री वाइड, हम सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, हम बहुत कुछ उगाते हैं। हमारी एग्री इकोनॉमी को इवॉल्व होना जरूरी है, हो भी रही है शहरों में, लोग देख भी रहे हैं, लोग उसका फायदा भी ले रहे हैं, किसान भी ले रहे हैं। पंजाब का ही किसान वो है जो मशरूम उगाकर 1 करोड़ रुपया कमाता है, फल उगाना शुरू कर रहा है। हिमाचल का किसान फल उगा रहा है अपने ऑर्चर्ड्स में। कश्मीर का किसान, कश्मीर तो एक वॉलेटाइल स्टेट रहा 2019 तक, आज वहां का केसर दुनिया भर में जा रहा है, वहां एफपीओस काम नहीं करे। नॉर्थ ईस्ट क्या कहते थे 9 PM एंकर्स, टिरनी ऑफ डिस्टेंस। मिडल ईस्ट में आज हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स नहीं है। गुजरात सूखे का कितना दिक्कत रहता था, वहां के किसान नहीं काम कर रहे। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी रहती थी, वहां के किसान काम नहीं कर रहे। एमपी का गेहूं क्या पॉपुलर नहीं हो रहा? कर्नाटका की कॉफी क्या देश भर दुनिया भर में नहीं जा रही? महाराष्ट्र के एफपीओस क्या काम नहीं कर रहे? तमिलनाडु में काम नहीं हो रहा? काम कहां नहीं हो रहा भाई साहब? हर जगह तो हो रहा है। और टू टॉप ऑफ ऑल दिस, जब वो कुछ वीडियोस चल रहे थे, जब वो यूथ जो अभी सेकेंड वेव ऑफ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, उनको जब पूछा गया कि एमएसपी क्या है, तो नहीं तो उनका मुद्दा क्या, तो वो कहते हैं एमएसपी। तो उनको जब पूछा गया कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या, तो उनको एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं मालूम। एंड वहीं हमें दिखती कि कितनी रैशनैलिटी है ये प्रोटेस्ट की, इनके डिमांड्स की। इन ऑल ऑनेस्टी अगर कुछ 9 PM एंकर्स को भी पूछो कि मुद्दा क्या, उनको भी नहीं पता। वो लिखते हैं कि हाँ वी अंडरस्टैंड कि एमएसपी मांगना इज नॉट अ लेजिटिमेट डिमांड की लॉ, बट वी सपोर्ट देयर राइट टू प्रोटेस्ट। Because it supports their kind of lobby. It supports their agenda against the government। यार मैं वही बात कह रहा हूं, आप सरकार आपको नहीं पसंद, आपका हक है, आप मीडिया में सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आप करिए, अच्छी बात। सरकार को हेट करते करते देश से हेट कब करने लग गए समझ ही नहीं आता। आपको राज्य का भविष्य नहीं दिखता? पंजाब इज आई थिंक ब्लेस्ड लैंड इन दैट सेंस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स of the world, one of the most fertile belts. We are lucky हमारी civilization यहाँ से शुरू हुई। And today this government is saying let's save the ecology। थोड़े साल 10, 15, 20 साल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने देते हैं, सॉइल को वापस फर्टाइल करते हैं, जो एक पेस्टिसाइड इन्फेस्टेड क्रॉप होती है उसको बंद करते हैं। और यहां पर कोई पॉलिटिकल इंसेंटिव नहीं है। अगर कोई लोग सोचें कि अरे भाजपा इज डूइंग दिस ड्यूरिंग द इलेक्शंस, 2014 और 19 में भाजपा की कुछ खास सीटें नहीं आई थी पंजाब में, हाँ जी, बट इट्स देयर डिवोशन, देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स ecology of that state also, along with the rest of the country, that they're doing it. But some people need to see through it, but more importantly people need to see through the lobby. If they don't, I don't know how, for how long. Again, I just hope my article from 10th December 2020 is proven wrong. I say this with all the humility कि मैं नहीं चाहता वो सच हो बस। Okay, and with that I would like to thank you so much because फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको ट्विटर से बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। इनफैक्ट आपके जो ट्वीट्स थे वो इंटरेस्टिंग लगे थे, इसलिए मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया।
मुझे नहीं बिल्कुल पता था कि आज मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। नहीं, आई एम ग्लैड वी कुड डू दिस। यस, एंड बहुत ही मज़ा आया। हमने बहुत डेप्थ में बात की, काफ़ी लंबा कन्वर्सेशन भी रहा, एंड यू हैव बीन सच अ ग्रेट होस्ट टू मी एट योर हाउस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड वील बी इन टच। Yes. एंड आई होप लोगों को ये वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिले एंड उनको ये समझ में आए एट डेप्थ कि क्या क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि हमने एक एजेंडा वाले एस्पेक्ट से भी बात की, हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात की, हमने एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी बात की, प्लस एक रैशनैलिटी, इनफैक्ट इररैशनैलिटी क्या चल रही हम है। तो एनवायरमेंटल लॉस पे भी चले गए, ESG नॉर्म्स जो आजकल यूरोप में बहुत पॉपुलर, हम तो इकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। हम तो यही नहीं कह रहे कि पीपल से ना, कि पीपल लाइक हु वोट राइट इन ट्रेडिशनल सेंस अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक कैपिटलिस्ट, हम तो कह रहे वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल इकोनॉमी ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भरता फॉर अ फार्मर ऑल्सो। कॉर्पोरेट्स तो यहाँ बहुत लो है वैल्यू चेन में, यहाँ तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पहले किसान है और उसकी जमीन है और उसकी इकोलॉजी है। That's how PM also talks about castes कि किसान, महिला, यूथ और गरीब, ये चार कास्ट ही है जो हम मानते हैं, बाकी तो हम मानते नहीं है। बिल्कुल। और उसमें भी पीछे से कोई प्रॉम्प्ट कर देता है कि माइनॉरिटीज का क्या। और मैंने शायद पहली बार, जो मैंने डॉक्टर अंकित शाह के पॉडकास्ट पे भी हमारे साथ डिस्कस हुई थी, बट ये चीज हमने पहली बार देखी, मोदी जी इतने गुस्से में उनका चेहरा दिख रहा था तभी, कभी मैंने इतने 10 साल में कभी नहीं देखा उन्हें। ऑपोजिशन की हिपोक्रेसी एक्सपोज करेंगे, हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बट यही है, ऑपोजिशन कुछ लिखता है, करता कुछ है और पूरे देश को गुमराह करता है। With that, hopefully this video gives us that perspective जो हम ट्राई करे थे ये वीडियो से आप तक पहुंचे। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।